चल रही है दिन रात मेहनत, अब इस मेहनत को मंजिल से मिलाना होगा। जिनके हाथ में पड़ गए छाले कमाते हुए, अब उन्हें जन्नत का एहसास करवाना होगा। हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। क्लास स्टार्ट होने से पहले मुझे लगा कि मैं कुछ इंस्ट्रक्शन जो है आपको पहले ही समझा दूं इस अर्जुन बैच के बारे में। ये मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण बैच है और मैं और मेरी टीम पूरी शिद्दत से इसमें मेहनत करने वाली है। तो मैं चाहता हूं कि जितनी मेहनत मैं करूं इस बैच में, उतनी मेहनत आपकी भी होनी चाहिए और सही दिशा में की गई तैयारी आपको मंजिल पर जल्दी पहुंचाती है। अर्जुन बैच के अंदर हम शुरुआती 30 घंटों का टाइम टेबल जारी कर चुके हैं और कौन कौन से टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ ये भी आपको बता चुका हूँ। पहला माइंड मैप आपको मिल चुका होगा। जब भी आप इस क्लास में आए तो उससे पहले जो माइंड मैप मैंने आपको दिया है उत्कर्ष ऐप के अंदर, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर उसका प्रिंट निकलवा लीजिएगा, क्योंकि मैं जब शुरुआत करूंगा क्लास की तो पहले उस माइंड मैप को समझाऊंगा आपको और उसके बाद में हम जो है उसी पर आधारित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है करने वाले हैं। टॉपिक क्या है, कंटेंट क्या है, वो पहले ही आपको दे चुका हूँ। यहाँ पर हम समझने के लिए आने वाले हैं। यूट्यूब पर लाइव क्लास है तो बहुत सारे कमेंट आते हैं इसमें, तो मैं इसमें जब मैं कंटेंट को पढ़ाऊंगा, माइंड मैप को समझाऊंगा, तब मैं आपके कमेंट जो है ऑफ रखने वाला हूँ। उसके अंदर आपको मोबाइल जो है अपना ऐसे हॉरिजॉन्टल करने के बाद में उसमें जो है क्लास को देखना है, कमेंट पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। जब PYQ स्टार्ट होंगे तो कमेंट बॉक्स में मैं जो है आपके एक पोल सिस्टम लगा दूंगा, उसमें आप अपना पोल जो है आपके जो आंसर आप वो दीजिएगा। उससे आपको पता लगता रहेगा कि भाई कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है, कितना आपको याद हुआ है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि जो माइंड मैप मैं आपको दे रहा हूँ, हो सके तो उसका प्रिंट ना निकलवा करके उसको अपने हाथ से ड्रॉ करने का प्रयास करना, क्योंकि हाथ से लिखी गई चीज जो है वो लंबे समय तक आपको याद रहती है। और मैं आपसे इतना कह रहा हूँ कि ये जो पूरी सीरीज है, जितने भी इसमें एपिसोड होने वाले हैं, लगभग 30 घंटे क्लास इसके अंदर आने वाली है। तो सारे टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। अगर मुझे लगता है कि आप यूट्यूब पर पूरी शिद्दत से मेहनत करोगे तो मैं इसको आगे एक्सटेंड भी करने वाला हूँ। तो GK GS के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपको पढ़ाने वाला हूँ। अब मुझे उम्मीद है कि आपने अपना फोन जो है वो हॉरिजॉन्टल कर लिया होगा इस वार्तालाप के दौरान। तो जैसे ही मैं अब लाइव स्टार्ट करूंगा तो उसके बाद में केवल आपको ध्यान देना है कंटेंट के ऊपर, मेरी अप्रोच के ऊपर और जो सवाल पूछे जा रहे हैं उन सभी के ऊपर। तो पूरी शिद्दत से मेहनत करनी है, क्योंकि अर्जुन बैच के बदले में आप सभी से सिलेक्शन का रसगुल्ला तो बनता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अर्जुन बैच 2.0। स्टार्ट। बाधाएं हैं कौरव दल से, इन सब पर तुम कूच करो, अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ो। हेलो नमस्कार साथियों, अर्जुन बैच एपिसोड नंबर 2, अर्जुन बैच 2.0 एपिसोड नंबर 1 में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। और इस फोटो का अपने आप में बहुत महत्व है, राइट माय डियर रसगुल्ला। ये जो फोटो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, मैं आपसे इतना वादा कर रहा हूँ कि इस सीरीज को आप पूरी शिद्दत से, जितनी मेहनत मैं करूँ ना उतनी मेहनत आप लोग कर लेना। आपका GK GS में अगर स्कोर इनहांस ना हो तो आप इस चैनल के ऊपर या मेरी क्लास के ऊपर कभी मत आना। पर ये 30 घंटे आपको ढंग से मेरी बात को सुनना है और अगर तुमने ये काम किया तो मैं वादा करता हूं आपको कि मैं आगे इस बैच को बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप सभी का एक ही सपना है और वो है इस बार सरकारी नौकरी लेना। और एक ध्यान रखना कि माँ बाप का सपना, आपकी मेहनत और गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म, इन तीनों का रिश्ता बहुत गहरा है। आपका सपना, आपके माँ बाप का सपना और ये जो गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म है और इस पड़ोसी को इसकी औकात दिखाने वाली जो बात है, इनका जो रिश्ता है वो बड़ा गहरा रिश्ता है और सिक्का अब उछल चुका है। अब हेड और टेल आपका होने वाला है। पहली क्लास है इसलिए अभी तक आपको कमेंट जो है खुले दिखाई दे होंगे। सलोनी, नीतू, रीना, सरोज, दीपक, अमित, निकिता, सिया, ज्योति, सभी का स्वागत है। आज हमारी पहला एपिसोड है, पहली क्लास है हमारी
तैयारी जो है, और आप मुझसे कोई भी तरस की उम्मीद मत रखना, क्योंकि आज सबसे अधिक पढ़ाने वाला हूं, ये मेरा आपसे वादा रहा। ठीक है, अब हम शुरुआत करेंगे और शुरुआत करते आपके जो कमेंट हैं वो अपने आप ऑफ हो जाएंगे। अब आपके कमेंट स्टार्ट होंगे कब आप जानते हो? जब मैं क्वेश्चन आंसर के ऊपर आ जाऊंगा, जब PYQs के ऊपर आऊंगा तब कमेंट आपके स्टार्ट होंगे। तब तक जो है आपको अपना मोबाइल जो है हॉरिजॉन्टल कर देना है और फिर जो है मेरी बात को सुनना है। ठीक है, तो बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो आइए शुरुआत करते हैं, हमारे कंटेंट की कमेंट को जो है ऑफ कर दिया जाए। ठीक है, देखिए दोस्तों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, वो तो मैंने आपको माइंड मैप दे ही दिया था। तो हमारी जो पहली क्लास का जो टॉपिक रहने वाला है, फर्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है, वो होगा एक तो प्रस्तावना, प्रियम्बल, और एक साथ में रहेगा हमारा मौलिक अधिकार। ठीक है, तो प्रस्तावना और मौलिक अधिकार जो है, इन दो टॉपिक का कंटेंट, और फिर साथ में हम जो है इनके जो PYQ जो है वो आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो प्रस्तावना, प्रियम्बल और मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। ठीक है, हम शुरुआत करते हैं दोस्तों प्रस्तावना से, है ना। पहले कंटेंट को सुनना है मेरे साथ में, और फिर क्वेश्चन आंसर की ओर हम पहुंचेंगे मौलिक अधिकार और प्रस्तावना के बाद में। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप मेरी बात को ध्यान सुनना कि जो हमारी जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, हमारे संविधान का क्या उद्देश्य है, हमारे राज्य का स्वरूप कैसा है, शक्ति का स्रोत क्या है एक्चुअली में हमारे संविधान के अंदर, ये सारी बातें कहां पर लिखी है? प्रस्तावना के अंदर लिखी हुई है। इसी को उद्देशिका के नाम से जानते हैं, आपसे भी जानते हैं। जब इसको पेश किया गया था संसद के संविधान सभा के अंदर पेश किया गया था, तब इसका नाम उद्देशिका था। और जो इसकी जो भाषा, इसका विचार तो हमने USA से लिया है, लेकिन जो इसकी जो भाषा है प्रस्तावना की, यह भाषा हमने जो ऑस्ट्रेलिया है वहां से ग्रहण किया है। ठीक है, अगर आप मेरे साथ में लिख पाते हो तो बड़ी अच्छी बात है, वरना ये कंटेंट की PDF भी मैं आपको जो है ऐप के ऊपर प्रोवाइड कराऊंगा ना। तो इसकी जो भाषा है वो कहां से ली गई है हमारी? इसकी जो भाषा है वो आपके ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ये प्रस्तावना कितनी दोस्तों महत्वपूर्ण, आप ये 2-3 स्टेटमेंट से समझ सकते हो। ठीक है, KM मुंशी साहब जो थे आपके, जो मेंबर भी थे संविधान सभा के, उन्होंने कहा था कि जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान की राजनीतिक कुंडली है। ठाकुर दास भार्गव जी का नाम सुना होगा आपने, उन्होंने इसको संविधान की आत्मा कहा था ना। NA पालकी वाला का नाम सुना होगा, उन्होंने जो है इसको आइडेंटिटी कार्ड के रूप में बताया आपके कि ये जो है एक पहचान पत्र के रूप में है। ये आपके प्रस्तावना के बारे में कहा गया। अच्छा, प्रस्तावना शुरुआत कैसे होती है? देखिए, हम भारत के लोग, मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया है। ठीक है, तो हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, क्या है ये पहली लाइन ही हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, मतलब जो शक्ति का सोर्स है वो क्या है प्रस्तावना में? वो है आपके हम, मतलब कि भारत की जनता जो है वो आपके शक्ति का स्रोत है। ठीक है, तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, मतलब भारत जो है उसका स्वरूप कैसा होने वाला है? पॉलिटिकल साइंस में जो भारत है आपके, तो सो राष्ट्र की कोई संकल्पना नहीं होती, पॉलिटिकल साइंस में राज्य की संकल्पना होती है। तो भारत को भी राज्य माना गया। तो हमारे राज्य का स्वरूप कैसा होगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब कि हमारा जो राज्य है वो आंतरिक और बाह्य रूप से स्वतंत्र होने वाला है। उसके ऊपर कोई भी जो है आपके रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे। हम हमारी नीति बनाने के लिए एकदम फ्री है, कोई भी हमारे ऊपर कोई भी आपके नियम कानून नहीं चलाने वाला है। हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हम समाजवादी है। कैसे हम जो है समाजवादी है? मतलब सरकार जो है पूरा प्रयास करेगी कि हर किसी को अपने साथ लेके बढ़ सके, समावेशी विकास की बात हम करने वाले हैं। इसके साथ में हम पंथ निरपेक्ष हैं। ठीक है, हम सेकुलर हैं, मतलब कि हमारा जो राज्य है इसका अपना कोई धर्म नहीं है। हर कोई व्यक्ति अपना धर्म अपना सकता है, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। राज्य का हमारे का अपना कोई धर्म नहीं है। जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश दोस्तों आपके, जैसे बांग्लादेश है आपके, और देश है आपके, कुछ देश हम जानते हैं धार्मिक कंट्री है, इस्लाम को मानते हैं, लेकिन भारत जो है कोई धर्म को नहीं मानता है। यहाँ पर सर्वधर्म समभाव जो है यहाँ पर अपनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत क्या है? लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब आप जानते हो कि जनता जो है वही सरकार चुनती है। तो जनता के लिए जनता के द्वारा चुना गया शासन जो है लोकतंत्र होता है, डेमोक्रेसी होता है। तो भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। सबसे पुराना लोकतंत्र तो कौन है आपके? अमेरिका। कौन सा? अमेरिका है। लेकिन सबसे बड़ा लोकतंत्र पूछूं आपसे, वो अपना भारत है। भारत दोस्तों गणराज्य भी है, रिपब्लिक कंट्री भी भारत है। कैसा है? रिपब्लिक कंट्री भारत है। मतलब कि हमारे यहाँ पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वो कैसा होने वाला है? वो आपके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपके दोस्तों निर्वाचित होगा।
होगा या फिर जो है हमारे यहाँ पर उसका जो है आपके निर्वाचन होने वाला है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, हमारे यहाँ पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वो वंशानुगत नहीं होगा। कैसा नहीं होगा? वंशानुगत नहीं होगा, मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर, ठीक है। जैसे पिता है उसके बाद उसका बेटा है, जैसे इंग्लैंड के अंदर होता है, ठीक है। वहां पर एक पीढ़ी के बाद में दूसरी पीढ़ी आती है, वंशानुगत जो है आपके हेरिडिटी के अंदर जो है वहां पर चलता है। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। इसलिए इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड नोट करना, इंग्लैंड जो है वो गणराज्य नहीं है, इंग्लैंड रिपब्लिक कंट्री नहीं है, क्योंकि वहां का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा है वो आपके वहां पर वंशानुगत होता है। हम भारत या फिर आपके अमेरिका, ये सब क्या है आपकी रिपब्लिक कंट्री है। यहाँ पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति है ना। हमारे राष्ट्र का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति आप जानते हो हमारे यहाँ पर इलेक्शन होता है, ठीक है। चाहे प्रत्यक्ष हो और चाहे प्रत्यक्ष हो, चाहे आप भाग लो उसमें, चाहे आपके स्थान पे कोई और ले, आपको दोनों तरह से बस निर्वाचन उसका होना चाहिए, वो हमारे यहाँ पर है। तो हमारा भारत का स्वरूप कैसा है? हमारे भारत का स्वरूप संपूर्ण प्रभु संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है, गणराज्य, ठीक है। ये 5 चीजें हमारे यहाँ पर दोस्तों आपके होने वाली हैं। आपके हमारा सोवर्जिन होने वाला है, इसके अलावा सोशलिस्ट है, इसके अलावा सेकुलर है, इसके अलावा डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है ना। इसको हम बोलते हैं SSSDR। क्या बोलते हैं इसे? हम SSSDR कहते हैं। पेपर में कभी कभी इसका क्रम पूछता है आपसे, ध्यान रखना ना। सवाल जहां, मैं आपको ज्ञान देने इस बैच में नहीं आया हूं, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि सवाल कहां कहां उसका हॉट स्पॉट बनेगा, तो इसका क्रम पूछेगा आपसे। तो SSSDR नोट करना, संपूर्ण प्रभु संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, भारत का स्वरूप हमारे यहां पर होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों भारत के जो समस्त नागरिक हैं ना, जो समस्त नागरिक हैं, इनको क्या मिलेगा? इनको मिलेगा न्याय, जस्टिस मिलेगा, ठीक है। और जस्टिस कितने प्रकार का होने वाला है? 3 तरह का होने वाला है। कैसा कैसा? सामाजिक होगा, आर्थिक होगा और राजनीतिक होगा ना, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ठीक है। 3 तरह का जस्टिस होने वाला है, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, SEP है ना, सामाजिक है, आर्थिक है और राजनीतिक है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों लिबर्टी होगी, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लिबर्टी जो है आपके, स्वतंत्रता जो है, ये भी 5 तरह की होने वाली है। कौन कौन से 5 तरीके होंगे? एक तो विचार की होगी स्वतंत्रता, एक अभिव्यक्ति की होगी, एक विश्वास की होगी, एक धर्म की होगी और एक उपासना की होगी, ठीक है। तो अगर बात करूं आपसे, जो लिबर्टी है वो कौन कौन सी होने वाली है? आपके थॉट की, ठीक है। आपके दिमाग में जो चल रहा है वो आपका थॉट है ना। जब दोस्तों उसके अकॉर्डिंग आप कोई काम कर देते हो तो क्या होता है? एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, अभिव्यक्ति होती है ना। उसके बाद में बिलीफ, जो विश्वास है आपका वो, ठीक है। इसके अलावा आपके फेथ हो गया है ना, आपके वर्शिप हो गया। तो इनका क्रम पूछता है एग्जाम में, आपका क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं, आपके क्वेश्चन आया हुआ आगे, इनका क्रम पूछता है। तो नोट करना, 5 प्रकार की लिबर्टी है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की, ठीक है। इसके अलावा 2 तरह की दोस्तों समानता हमारे पास में, कौन कौन सी? एक तो प्रतिष्ठा की, स्टेटस की, और एक इसके अलावा अवसर, अपॉर्चुनिटी जो है, इसकी समानता जो है हमारे पास होने वाली है। और दोस्तों इन्हें प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा दोस्तों ना, डिग्निटी जो है आपके व्यक्ति की, और राष्ट्र की एकता और अखंडता जो है, इसको सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो जो बंधुता है आपकी, उसमें किसकी बात हुई है? आपकी उसमें हुई है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, इनकी बात की गई है, ठीक है। इसके साथ में बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख, ये हम बोल रहे हैं दोस्तों, ये हम कह रहे हैं कि हम भारत के लोग, अब यहां से पढ़ो, हम भारत के लोग अपनी इस संविधान सभा में, ठीक है, ये आप और मैं कह रहे हैं ना, हम भारत के लोग अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, ये वह तारीख है जिस तारीख को संविधान जो है बनकर तैयार हो गया। कभी कभी सवाल पूछता है कि प्रस्तावना में कौन सी तारीख का उल्लेख है ना, 4 डेट आपको दे देगा, तो नोट करना 26 नवंबर 1949 का उल्लेख है। सवाल दोस्तों थोड़ा एडवांस लेवल का बनाएगा तो वहां पर जो है, जो आपके साथ में जो लिखा हुआ है ना, वो पूछता है कौन सा? मिति मार्क्सिस शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, ठीक है, इसके बारे में पूछता है। को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, दोस्तों ये बड़ा महत्वपूर्ण वर्ड है, अंगीकृत है ना, अधिनियमित है ना, और इसके अलावा आत्मर्पित करते हैं। आज तक हमने
प्रस्तावना को पढ़ा है दोस्तों, पर हमने यकीन मानना इसके बाद में इस लाइन को कभी नहीं पढ़ा है, ठीक है, ना ही इसका मतलब जानने का प्रयास किया है कि 3 वर्ड जो लिखे हुए हैं अंगीकृत, अधिनियमितकृत और आत्मर्पित, इसका मतलब क्या है। देखिए इसका मतलब क्या है, आपके यहां पर 3 वर्ड आपके अडॉप्ट है, एक दोस्तों इनएक्ट है, और एक आपके गिव टू ओवर सेल्फ है ना। देखो अंगीकृत जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है कि हम स्वीकार करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। जो अंगीकृत वर्ड है आपके, इसका मतलब होता है कि हम क्या करते हैं, इसे स्वीकार करते हैं ना, हम जो है इसे स्वीकार करते हैं, ठीक है। जो अधिनियमित है आपके, इसका मतलब है कि हम इसको इनेक्ट करते हैं, लागू करते हैं, ठीक है, हम इसे लागू करते हैं ना। और तीसरा है आत्मर्पित, इसका मतलब है कि हम इस संविधान को स्वयं को सौंपते हैं, गिव टू ओवर सेल्फ है ना, हम इस संविधान को स्वयं को सौंपते हैं। तो 3 बातें लिखी हुई है यहाँ पर कि इनेक्ट, इसके अलावा अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू ओवर सेल्फ, स्वीकार करते हैं हम इस संविधान को, लागू करते हैं हम इस संविधान को, और साथ में हम इसे स्वयं को सौंपते हैं। ये आपके यहाँ पर लिखा हुआ है। ये प्रस्तावना पूरी की पूरी जो मैंने आपको लिखी है वो मैंने आपको पढ़ के सुना दी, ठीक है। यही बात आपके यहाँ पर दोस्तों इंग्लिश में लिखी है, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन कहाँ कहाँ सवाल बन सकते हैं, ठीक है। ये माइंड मैप जो है वो मैंने आपके ऐप के अंदर डलवाया था, अब इसको समझना है आपको। देखो पहला पॉइंट मैंने कहा आपसे कि हमारी जो प्रस्तावना है उसमें शक्ति का स्रोत क्या है, सोर्स ऑफ पावर क्या है। तो मैंने कहा ना हम भारत के लोग, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर जो शक्ति का स्रोत है वह है आपके भारत की जनता। क्या है, भारत की जनता जो है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। कौन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया जो है, वी द पीपल ऑफ इंडिया जो है, यह आपके पावर ऑफ सोर्स होगी, आपको ध्यान रखना है ना। वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये पावर ऑफ सोर्स होगा। तो हम भारत के लोग, इसके अलावा भारत का स्वरूप कैसा होने वाला है, ठीक है। जो हमारा राज्य है इसका स्वरूप कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, तो उसमें 5 चीजें हैं, ठीक है। याद कीजिए SSSDR कौन कौन सी है, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। कौन कौन सी आपके, सोवर्जिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, हम आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से क्या आपके फ्री हैं, ठीक है। इसके अलावा समाजवादी आपके, हम सबका साथ सबका विकास की बात करेंगे, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष, राज्य का अपना कोई आपके धर्म नहीं होगा। इसके अलावा लोकतांत्रिक, जनता के द्वारा चुना गया शासन होगा। इसके अलावा गणराज्य, हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो आपके वंशानुगत नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ये आपके वंशानुगत नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि इंग्लैंड जो है यह गणराज्य नहीं है, ठीक है। इंग्लैंड जो है यह गणराज्य नहीं है, आपको नोट करना है ना। तो हमारा जो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो वंशानुगत नहीं होंगे, ये हमारे भारत का स्वरूप है। क्रम भी आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है उद्देश्य क्या है इसका ना, जो संविधान है जिसको मैंने कहा प्रस्तावना, इसको मैंने कहा उद्देश्य का। क्या बोला मैंने, इसको उद्देश्य का बोला। अच्छा अगर सवाल पूछूं आपसे कि जो प्रस्तावना है दोस्तों इसे जो है कब पेश किया गया था आपके, तो इसे जो है 13 दिसंबर 1946 जो है इसको पेश किया गया। जवाहरलाल नेहरू जो है इन्होंने इसको पेश किया था ना। तो जवाहरलाल नेहरू ने इसको पेश किया था 13 दिसंबर 1946 जो है आपके पेश किया गया। अगला क्वेश्चन आपके, इसे स्वीकार कब किया संविधान सभा ने, तो इसे स्वीकार किया संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 जो है इस तारीख को संविधान सभा ने इसे स्वीकार कर लिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो स्वीकार कब किया, 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया। इसकी जो भाषा है वो कहां से ली गई है, तो इसकी जो भाषा है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है, ये भी आपको नोट करना। और विचार कहां से लिया है इसका विचार जो हमने वो इंग्लैंड से लिया है, यूएसए से लिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। तो इसकी जो लैंग्वेज वो आपके ऑस्ट्रेलिया से ली गई है और विचार कहां से, यूएसए से लिया गया है, ठीक है। दोस्तों कितने तरह का न्याय कहा गया, 3 तरह का न्याय। कौन कौन सा है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ठीक है। इसके अलावा लिबर्टी की बात करूं आपसे तो 5 तरह की है ना, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। समानता की बात करूं आपसे, इक्वलिटी की बात करूं 2 तरह की। कौन कौन सी, प्रतिष्ठा और अवसर की आपके इक्वलिटी, स्टेटस और
अपॉर्चुनिटी। इसके अलावा बंधुत्व की बात करूं दोस्तों आपसे, फ्रेटर्निटी की बात करूं आपसे, तो एक तो व्यक्ति की गरिमा और आपके राष्ट्र की एकता अखंडता आपको ध्यान रखना है। तो सवाल पूछे कि न्याय कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, लिबर्टी कितने प्रकार की, 5 प्रकार की, समानता कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। सवाल पूछे भाई न्याय कौन कौन सा है, तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक। पूछे आपसे फ्रीडम जो है कितने प्रकार की है, लिबर्टी कौन कौन सा आपके, तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। इक्वलिटी पूछूं आपसे तो 2 तरह की है, एक तो स्टेटस व्यक्ति की गरिमा और साथ में अपॉर्चुनिटी आपकी, ये जो है आपके क्या है, आपके प्रतिष्ठा और अवसर की क्या हो गई, ये आपके समानता हो गई। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने। नेक्स्ट पॉइंट आपके क्या दोस्तों, प्रस्तावना में संविधान संशोधन जो है क्या वो हो सकता है, तो ध्यान रखना बिल्कुल ये बात जो है वो हो सकती है। ठीक है, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। अभी तक प्रस्तावना में एक संशोधन हुआ है, एक ही बार हुआ है, और वह कौन सा है, 42वां संविधान संशोधन 1976 से। ये इंदिरा गांधी के टाइम का संविधान संशोधन था, बहुत पावरफुल थी आपके, उन्होंने संविधान में बहुत सारे चेंज करवाए थे इसके अंदर जो है, और इसीलिए इसको संविधान में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, लघु संविधान के रूप में इस 42वें संविधान संशोधन को जानते हैं। एक छोटी सी बात है, बड़ी बारीक बात है, आपको ध्यान रखना है कि 42वां संविधान संशोधन जो है ये आपके 1977 के अंदर लागू हुआ था। ये भी आपको छोटी सी बात है पर नोट करना कि 76 का तो संविधान संशोधन है, पर लागू कब होता है, आपके 77 में लागू होता है। और इसके द्वारा हमारे प्रस्तावना के अंदर 3 वर्ड दोस्तों जोड़े गए। कौन कौन सा आपके, एक तो समाजवादी जोड़ा गया, एक आपके सेकुलर जो है उसको जोड़ा गया, एक आपके अखंडता। ठीक है, तो ये 3 वर्ड आते हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। ये 3 वर्ड हमारे संविधान के अंदर, प्रस्तावना के अंदर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। कौन कौन से वर्ड हैं, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, अखंडता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं आपसे कि जो प्रस्तावना है उसके बारे में विचार किस किस के आपके, तो देखो N.A. पालकी वाला, इन्होंने कहा कि ये क्या आपके दोस्तों, ये आइडेंटिटी कार्ड है ना, जो प्रस्तावना है यह संविधान जो आपके इसका आइडेंटिटी कार्ड है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो प्रस्तावना जो आपके संविधान है इसका आइडेंटिटी कार्ड है, इसका पहचान पत्र है, क्या है, पहचान पत्र है। और के.एम. मुंशी ने क्या कहा आपके, इन्होंने कहा था कि यह जो प्रस्तावना है वह आपके संविधान की राजनीतिक क्या है, प्रस्तावना संविधान की दोस्तों आपके संविधान की राजनीतिक कुंडली है ना, प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक कुंडली है, ये इन्होंने कहा। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, आपके ठाकुरदास भार्गव, कौन है, ठाकुरदास भार्गव जो है, इन्होंने कहा था कि जो प्रस्तावना है यह संविधान की आत्मा है। क्या कहा था, प्रस्तावना जो है वो संविधान की आत्मा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। डॉक्टर आपके भीमराव अंबेडकर जी, उन्होंने संविधान की आत्मा किसे कहा है, आर्टिकल नंबर 32 को कहा है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार जो है उसको कहा था। ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो ये 3 विचार इस प्रस्तावना के बारे में एग्जाम में पूछे गए सवाल है। ये N.A. पालकी वाला का सवाल भी आया हुआ है एग्जाम में, के.एम. मुंशी जी का भी आया हुआ है, और ठाकुरदास भार्गव जी का भी सवाल आया हुआ है। तीनों का स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद कौन सी डेट का उल्लेख है, तो 26 नवंबर 1949 की डेट का हमारी प्रस्तावना के अंदर जो है उल्लेख किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब 2 सवाल दोस्तों आते हैं एग्जाम में कि क्या हमारी प्रस्तावना जो है वह संविधान का भाग है, और एक क्वेश्चन आता है क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। देखो पहला पॉइंट है, इज द प्रीएम्बल ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगला क्वेश्चन है, कैन द प्रीएम्बल बी अमेंडेड। दोस्तों ना 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो शुरुआत में जो केस हुआ था उसका नाम था बेरूवाड़ी केस। ठीक है, हम इस अर्जुन बैच के दौरान बहुत सारे केस देखेंगे आपके। बेरूवाड़ी केस जो है, बेरूवाड़ी केस हुआ था, और यह बात कब की, यह बात आपके 1960 की, कब की बात है, 1960 की बात है, जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम की बात है आपकी। इस केस में कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, इस केस में कहा गया प्रस्तावना जो है यह संविधान का भाग नहीं है, आपको ध्यान रखना है ना, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, बेरूवाड़ी केस में कहा गया 1960 के अंदर। ठीक है, फिर इसके बाद में एक ऐतिहासिक केस सुप्रीम कोर्ट में होता है, और वह केस था केशवानंद भारती केस। कौन सा है,
केशवानंद भारती केस। और यह केस दोस्तों कौन सी तारीख का है, इसकी आपकी डेट भी नोट कीजिए, 24 अप्रैल 1973 है ना। और इस केस के अंदर 13 न्यायाधीशों की बेंच बैठती है, जो सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी बेंच है ना। 13 न्यायाधीशों की बेंच सुप्रीम कोर्ट के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी बेंच है। और यहाँ पर 7 जज जो हैं वो इस डिसीजन के पक्ष में और 6 जो हैं इसके अपोजिशन में जो है वो अपना निर्णय सुनाते हैं। और यहाँ पर ये कहा गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है। क्या गया, प्रस्तावना जो है यह संविधान का भाग है, यहाँ पर कहा गया। तो वर्तमान में क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो वर्तमान में यस लिख दीजिए आपके, वर्तमान में संविधान का भाग जो है वह प्रस्तावना है। इसी केस में यह साफ साफ कहा गया कि प्रस्तावना हो, इसके अंदर हम जो है संसद चाहे तो संशोधन कर सकती है, ठीक है। इसी केस में कहा गया कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो, संसद चाहे तो इसके अंदर संशोधन कर सकती है, ये बात भी कही गई, ठीक है। तो प्रस्तावना जो है इसके अंदर संशोधन जो है वह संसद कर सकती है, बस संसद केवल संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती, ठीक है। यहाँ पर यह भी कहा गया कि संसद जो है वह संविधान का जो मूल ढांचा है ना, संविधान का जो मूल ढांचा है, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या बोलते हो, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हो। इस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमारा संसद है वह संशोधन नहीं कर सकता, बाकी दोस्तों हर पार्ट के अंदर जो है संशोधन कर सकता है। जैसे कि दोस्तों आपके हमारा संविधान, हमारा देश जो है वो एक सेकुलर कंट्री है ना, हमारा देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष एक राष्ट्र है, मतलब हमारे देश का कोई धर्म नहीं होगा, हमारे यहाँ पर व्यक्ति जो है अपना धर्म अपना सकते हैं, ठीक है। अब संसद दोस्तों कभी इस बात को चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता जो है यह संविधान का मूल ढांचा है, ठीक है। जो सेकुलरिज्म है आपके, यह संविधान का मूल ढांचा है। तो पार्लियामेंट अगर ये चाहे कि नहीं हम चेंज कर दें और हम जो है भारत को किसी एक धर्म का राष्ट्र बना दें, संभव नहीं है हमारे यहाँ पर, क्योंकि जो धर्मनिरपेक्षता है वो हमारे संविधान का एक मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। और केशवानंद भारती केस में 1973 में साफ साफ कह दिया गया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, चाहे मौलिक अधिकार हो चाहे आपके प्रस्तावना हो, कोई सा भाग हो, पर संविधान का जो मूल ढांचा है इसमें संशोधन नहीं कर सकती, ये साफ साफ यहां पर कहा गया, ठीक है। तो ये प्रस्तावना के बारे में हमारा जो माइंड मैप था उसकी सारे के सारे क्वेश्चन की जो व्याख्या है वो मैंने आपको कर दी। इसके बारे में जो सवाल होंगे दोस्तों आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आज पहली बार आप कमेंट ऑफ के अंदर पढ़ रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा विचलन आपके अंदर आएगा कि गुरुजी मेरी तो उंगली जो है वो काम ही नहीं कर रही है, मेरी उंगली बार बार कह रही है कि कमेंट कर, हो ही नहीं रहा है। मौका मिलेगा, चिंता मत करो, इसी पढ़ाए हुए पे सवाल आगे करवाने वाला हूं। मैंने पहले ही कहा कि पहली क्लास है और पहली क्लास में मैं आपको सबसे अधिक पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वो है हमारा सेकंड टॉपिक हमारा रहने वाला है, वो कौन सा है, वो है फंडामेंटल राइट। कौन सा है, मौलिक अधिकार जो है, फंडामेंटल राइट जो है, ये हमारा सेकंड टॉपिक है। मौलिक अधिकार कौन सा है, मौलिक अधिकार जो है ये है हमारा आज जो है सेकंड टॉपिक दोस्तों होने वाला है। ये आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको लगे ना जिंदगी में यार कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ या फिर सर मैं क्यों अभी अपना समय बर्बाद यहाँ पर करूँ, मैं अपनी क्यों पढ़ाई करूँ, तो एक बात ध्यान रखना कि आपके घर में आपके माँ बाप आपके जीतने का इंतजार कर रहे हैं और आपका पड़ोसी आपका हारने का इंतजार कर रहा है। अब ये आपको तय करना है कि किसके चेहरे पर आपको खुशी लेकर आनी है। एक बार तो आपका फर्ज बनता है यार कि उनके चेहरे पर खुशी आनी चाहिए जिन्होंने अपनी जिंदगी आपको बनाने में खपा दी, और वो 3 लोग हैं, एक माँ, एक पिता और एक आपके गुरु। बस उनके चेहरे पर खुशी आपको लेकर आनी है, ठीक है। देखिए फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, ठीक है, यह संविधान का दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण आपके जो है वो भाग में से ये भाग 3 है। कौन सा है, ये संविधान का भाग 3 आप जानते हो, और इसके अंदर आर्टिकल जो है 12 से 35 जो है आपके, ये आपके संविधान के जो आर्टिकल है वो इस मौलिक अधिकार के अंदर आते हैं। ये इतना महत्वपूर्ण भाग है कि इसको जो है संविधान का मेग्ना कार्टा दोस्तों कहा गया है ना, इसे जो है क्या कहा गया, इसे जो है संविधान का मेग्ना कार्टा का है, ठीक है।
दोस्तों मैग्ना कार्टा जो वर्ड है इसका अर्थ होता है आपके, मैग्ना कार्टा जो वर्ड है इसका अर्थ होता है महत्वपूर्ण आपके अधिकार पत्र ना। तो ये संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग में से एक है, इसलिए इसको संविधान का मैग्ना कार्टा कहा है। बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो अगर मैं बात करूं आपसे यहाँ पर कि जो आपके मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल जो राइट्स हैं आपके, भाग 3 की बात की जाए तो आर्टिकल 12 से 35 जो आपके भाग 3 में, ये आपके पास में मैं पहले ही दे चुका हूं, तो मेरे हिसाब से आपके हाथ में भी होगा। देखिए अगर बात करूं आपसे, पहली बात तो हमने दोस्तों मौलिक अधिकार जो इनको कहां से लिया है, तो हमने इन्हें यूएसए, कहां से लिया है, संयुक्त आपके राज्य अमेरिका यूएसए जो है यहां से हमने ग्रहण किया। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों, क्या अगर मौलिक अधिकार, पहली बात तो मौलिक अधिकार स्थायी है या अस्थायी है, तो ध्यान रखना स्टेटमेंट फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछता है, उसमें लिखा है मौलिक अधिकार स्थायी होते हैं, पर मौलिक अधिकार स्थायी नहीं होते हैं, मौलिक अधिकार टेम्परेरी है, अस्थायी है। ठीक है, मौलिक अधिकार कैसे होते हैं दोस्तों, अस्थायी होते हैं, मतलब कि किसी कंडीशन में इनका भी निलंबन हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब है कि क्या मौलिक अधिकार का सस्पेंशन हो सकता है, निलंबन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर आप याद करो तो देखिए संविधान में आर्टिकल 352 के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल की बात कही गई है, और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके सभी मौलिक अधिकारों का निलंबन संभव है ना। तो जब हमारे यहाँ पर आपातकाल लगेगा तो उस आपातकाल में एक तो आर्टिकल 20 निलंबित नहीं होगा और एक आर्टिकल 21 जो है इनका सस्पेंशन नहीं होगा, बाकी सब आर्टिकल का, सब मौलिक अधिकार का सस्पेंशन हमारे यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखना मौलिक अधिकार कैसे है, अस्थायी है। मौलिक अधिकार क्या दोस्तों प्रवर्तनीय है, एनफोर्समेंट है इनके अंदर, तो बिल्कुल है। प्रवर्तनीय का मतलब है कि अगर इनका उल्लंघन हुआ तो आप क्या करोगे दोस्तों, हवन करोगे आप नहीं, आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। आर्टिकल 32 से जाओगे सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल 226 से जाओगे कहां पर, हाई कोर्ट है ना। सुप्रीम कोर्ट किसे जाओगे, आर्टिकल 32 से, और वहीं आर्टिकल 226 से कहां जाओगे, हाई कोर्ट जाओगे। ठीक है, और वहां पर जाकर बोलोगे कि भाई मेरे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो आपके मौलिक अधिकारों को वापस दिलवाने की आपको गारंटी देगा और उसके एवज में आपके रिट जारी करेगा। तो आपके जो मौलिक अधिकार है वो प्रवर्तनीय है। ठीक है, मतलब आपके जो मौलिक अधिकार है दोस्तों, अगर उनका उल्लंघन होता है तो आप जो है कोर्ट जा सकते हो, ये सीधा सा मतलब है ना। तो मौलिक अधिकार कैसे हैं, प्रवर्तनीय है, एनफोर्सेबल है, और अस्थायी है, अंतरिम मतलब कि आपके टेम्परेरी है, इनका भी निलंबन हो सकता है। ये पहली बात तो इस वाले का दोस्तों मतलब हो गया। अगला पॉइंट, हमारे संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो हमारे संविधान में वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, पर वर्तमान में 6 हो चुके हैं। कौन कौन से, तो पहला मौलिक अधिकार लिखा हुआ है समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 218 के बीच में ना। तो आर्टिकल 14 से 14, 15, 16, 17, 18, इसमें किसका अधिकार है, समानता का अधिकार है, राइट ऑफ इक्वलिटी का अधिकार है। वहीं आर्टिकल दोस्तों आपकी 19 से 22 पूछूं आपसे, तो राइट ऑफ लिबर्टी या राइट ऑफ फ्रीडम जो है इसका अधिकार कहां पर, आर्टिकल 19, 20, 21, 22 जो है यहां पर दिया गया है। इसके बाद 23, 24 पूछूं आपसे, तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार आपके वो कहां पर है, एक्सप्लोटेशन जो होता है इसके विरुद्ध अधिकार कहां पर है, 23 और 24 के अंदर है। नंबर 4 तो आपके दोस्तों आपकी जो रिलीजियस फ्रीडम जो है, हमारी जो धार्मिक स्वतंत्रता है, इसका अधिकार कहां पर है, तो 25, 26, 27, 28 जो है यहां पर इसका अधिकार दिया गया है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो माइनॉरिटीज ग्रुप हैं आपके, उनके लिए अधिकार जो आप कहां पर है, वो आर्टिकल 29 और 30 के अंदर दिया गया है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, ठीक है, वो अपनी संस्कृति, अपनी लिपि जो है उसका संरक्षण कर सकते हैं, साथ में अपने शैक्षणिक संस्थान जो है उनकी स्थापना कर सकते हैं, उनका प्रशासन भी संभाल सकते हैं। ये आर्टिकल 29 और 30 के अंदर लिखा हुआ है, ये माइनॉरिटीज के लिए है ना। इसके बाद में दोस्तों एक हमारा इसके बाद में आर्टिकल नंबर था 31, कौन सा, आर्टिकल नंबर 31 था, लेकिन आप जानते हो वर्तमान में ये हट चुका है। यहां पर संपत्ति का दोस्तों अधिकार था ना, आर्टिकल जो 31 है यहां पर किसका अधिकार था, यहां पर जो है आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार था। बाकी तो आप जानते हो कि संपत्ति का जो अधिकार है यह वर्तमान में हट चुका है, आप जानते हो, और यह वर्तमान में मौलिक अधिकार नहीं रहा है। 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 के अंदर, और उसके द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को साथ में लीगल राइट बनाया गया। एक साथ में दोस्तों आपके
इसे जो है वो विधिक अधिकार बना दिया गया था। पहले ये मौलिक अधिकार था, अब इसको जो है एक विधिक अधिकार बनाया गया, आपको ध्यान रखना है। और आर्टिकल नंबर कौन सा है? आर्टिकल नंबर 301 के अंदर इसको शामिल किया ना। तो संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। किसके द्वारा? पहले आर्टिकल नंबर 31 के अंदर इसका उल्लेख था, अब जो है आर्टिकल 301 के अंदर इसका उल्लेख है। 44वें संविधान संशोधन जो है उसके द्वारा इसको हटा दिया गया। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर वर्तमान में 6 जो है वो क्या है दोस्तों? मौलिक अधिकार हमारे यहाँ पर 6 वर्तमान में। ठीक है, अब इनमें से कौन कौन से आर्टिकल हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है वो भी दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख कर दिया है। मैंने इनके बारे में लिखा इसलिए नहीं था वहां पर जिससे कि आप थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ और सर्च करने का प्रयास करो, वरना मैं तो आपके सामने यूट्यूब पर जो है इनके बारे में लिखने ही वाला हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में कौन कौन से महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं आपके? तो आर्टिकल नंबर 14 हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल दोस्तों 14 जो है आपके, आर्टिकल 14 जो है इसमें किसका उल्लेख दोस्तों आपके? तो आर्टिकल जो 14 आपके, आर्टिकल जो 14 है आपके, इसमें किसका उल्लेख है? तो आर्टिकल जो 14 है, अगर दोस्तों इसकी बात करूं आपसे तो आर्टिकल 14 लिखना आपके, इसमें विधि का शासन, किसकी बात की आपके? विधि का शासन जो है, रूल ऑफ लॉ, किसकी बात की गई है? रूल ऑफ लॉ जो है इसकी बात कहां पर है? आर्टिकल नंबर 14 में। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों आपके विधि के समक्ष समानता क्या है? विधि के समक्ष समता जो है इसकी बात कहां पर है? आर्टिकल नंबर 14, मतलब कि कानून के समक्ष सभी लोग समान होंगे। ठीक है, कानून जो है उसके समक्ष जो है सभी लोग समान होंगे। रूल ऑफ लॉ जो है वो यहाँ पर है। ये जो रूल ऑफ लॉ है बेटा, ये देने वाला कौन था? डाइसी। दोस्तों इंग्लैंड का महान विद्वान था, डाइसी नाम था। क्या डाइसी नाम था? उसने ये रूल ऑफ लॉ दिया था, नोट करना। और विधि के समक्ष समानता भी यहीं पर आता है। ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, ये दोनों बात कहाँ से लिए? ये दोनों बात हमने इंग्लैंड, कहाँ से लिए? इंग्लैंड जो है यहाँ से ग्रहण किए दोनों बातें। तो रूल ऑफ लॉ और साथ में विधि के समक्ष समानता, है दोनों बातें हमने किससे लिए? इंग्लैंड से लिए। इसी आर्टिकल 14 दोस्तों एक बात और लिखी है और वो है विधियों का समान संरक्षण। क्या लिखा है? विधियों का समान संरक्षण। ये बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है जिसको दोस्तों हम लोग अक्सर जो है छोड़ देते हैं। जब एग्जाम्स का लेवल अच्छा आता है तो वहां पर इनमें अंतर पूछता है आपसे ना। ये बात हमने कहाँ से ली? यूएसए से ना। तो देखो एग्जाम में कभी सवाल पूछे कि विधि के समक्ष समानता कहाँ से लिए? इंग्लैंड से लिए। विधियों का समान संरक्षण कहाँ से लिया? यूएसए। ठीक है, तो कहने वाली बात है कि अगर परिस्थिति समान है तो सभी के साथ में समान व्यवहार होने वाला है। ठीक है, अगर परिस्थिति अलग अलग है तो जो है समान व्यवहार नहीं होगा, वहां पर असमान व्यवहार होने वाला है। ठीक है, अगर परिस्थिति आपके असमान है, असमान परिस्थिति में असमान व्यवहार हो सकता है। ठीक है, असमान परिस्थिति में असमान व्यवहार जो है ये हो सकता है। ये आर्टिकल नंबर 14 में लिखा हुआ है दोस्तों ना। मान लो 2 अपराधी हैं, उसमें से एक जो है प्रेग्नेंट है मान लेते हैं और एक नॉर्मल है, तो इस कंडीशन में दोनों के साथ में असमान व्यवहार जो है हो सकता है क्योंकि कंडीशन अलग अलग है। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर आर्टिकल 14 के अंदर लिखा हुआ है। इसके बाद दोस्तों हमारे काम का आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल नंबर 15(1). कौन सा है? 15(1) जो है वह हमारे दोस्तों काम का आर्टिकल है। शैक्षणिक संस्थान जो होती हैं उनमें किस आधार पर आपसे भेदभाव दोस्तों नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ऐसे 5 आधार जो है 15(1) के अंदर लिखे हुए हैं। कौन कौन सा? आपके धर्म के आधार पर नहीं होगा दोस्तों, जाति के आधार पर नहीं होगा, लिंग के आधार पर नहीं होगा। शैक्षणिक संस्थान में जो प्रवेश है आपके उसमें धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश और आपके जन्म स्थान लिखिएगा। धर्म जाति लिंग और आपके मूल वंश और जन्म स्थान जो है इनके आधार पर जो शैक्षणिक संस्थान है इनमें जो प्रवेश होता है आपके, इनमें भेदभाव नहीं होगा। ये आपके साफ साफ यहाँ पर दोस्तों आर्टिकल नंबर 15(1) जो है इसके अंदर लिखा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनके आधार पे ये आधार पूछता है आपसे कौन कौन से आधार? धर्म है, जाति है, लिंग है और मूल वंश और जन्म स्थान आपको ध्यान रखना है। 15(1) में दोस्तों लिखा हुआ है। अब जो बाकी जो आर्टिकल है ना 15(2), 15(3), 15(4), 15(5) वो सब इसके आपके अपवाद है, मतलब किस आधार पे भेदभाव दोस्तों कर सकते हैं वो आपके यहाँ पे जो है लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए दोस्तों 15(1) में ये लिखा हुआ है। इसके बाद 15(3) में क्या लिखा हुआ? 15(3) में लिखा हुआ नोट करना आपके
कि महिला और बच्चों के मामले में भेदभाव कर सकते हैं, ठीक है। जो महिला और बच्चे हैं इनके मामले में भेदभाव कर सकते हैं, 15(3) में साफ साफ लिखा हुआ है। 15(6) हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण, आपके 15(6) को हमने 103वां संविधान संशोधन जो है इसके द्वारा 2019 में जोड़ा गया था। और इसका संबंध किससे आपके, इसका संबंध है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ठीक है। मतलब कि जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं इनको शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश में 10% जो है आरक्षण मिलने वाला है। ये आपके यहाँ पर देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है कि भेदभाव नहीं होगा। अब उसके नीचे उसके अपवाद लिखे हुए हैं, ठीक है, कि भाई महिला और बच्चों का मामला होगा दोस्तों भेदभाव हो सकता है, ठीक है। कोई राज्य की खुद की भर्ती होगी तो उस राज्य में निवास स्थान जो है उसको भी हम जो है आधार बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा 15(6) आर्टिकल जोड़ा गया। और जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है आपके, इनके लिए शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश में 10% जो आरक्षण है उसकी बात की गई। कई लोग 15 और आर्टिकल 16 में दोस्तों कंफ्यूज रहते हैं ना। देखो नौकरी वाली सारी बातें किसमें, आर्टिकल 16 में। किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में प्रवेश करना है, एडमिशन करना है, तो वो सारी बातें कहाँ लिखी हुई है, आर्टिकल 15 के अंदर। दोनों अलग अलग आर्टिकल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आर्टिकल नंबर 16 की बात करूं आपसे, तो आर्टिकल 16 लोक नियोजन के अवसर, मैंने कहा ना आपसे, जो गवर्नमेंट जॉब है आपके, पब्लिक जो एम्प्लॉयमेंट है, इसका उल्लेख कहां पर है, आर्टिकल 16 के अंदर किया गया है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता ना, लोक नियोजन में अवसर की समानता होगी। ये आर्टिकल नंबर 16 जो है इसके अंदर लिखा हुआ है। और वहीं दोस्तों आर्टिकल 16(4) में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर किसी भी दोस्तों, अगर किसी वर्ग का, अगर किसी समुदाय का सरकारी नौकरी के अंदर गवर्नमेंट जॉब में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो उस कंडीशन में उन्हें आरक्षण मिलने वाला है, ठीक है। तो आर्टिकल 16(4) में लिखा हुआ है आपके कि सरकारी नौकरी में, सरकारी जो नौकरी है, अगर इसमें सरकारी नौकरी में अगर अपर्याप्त क्या है, सरकारी नौकरी में अगर अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है तो ऐसी कंडीशन के अंदर उन्हें आरक्षण मिलने वाला है। ये बात यहाँ पे लिख रही है, ठीक है। तो रिजर्वेशन वाली बात कहाँ लिख रही है, आर्टिकल नंबर 16(4). जो रिजर्वेशन है वो बात कहाँ दोस्तों, आपकी आर्टिकल नंबर 16(4) के अंदर लिखी हुई है। इसमें आपको एक केस ध्यान रखना है, वो कौन सा, आपके इंदिरा साहनी केस दोस्तों ना। इसमें आपको एक केस नोट करना है, वो केस कौन सा है, इंदिरा साहनी केस। ये बात कब की, ये बात जो है 1992, कब की दोस्तों बात है, ये 1992 की बात है। इसमें साफ साफ कहा गया था कि जो आरक्षण की जो सीमा होने वाली है वो 50% होने वाली है, इससे अधिक नहीं होगी। अगर इससे अधिक होगी तो कोई विशेष कारण होगा और वह कारण आपको बताना पड़ेगा। और जो क्रीमी लेयर दोस्तों होते हैं उन्हें आरक्षण नहीं मिलेगा, ठीक है। कि क्रीमी लेयर का मतलब होता है किसी समाज के अंदर वो लोग जिनके पास पर्याप्त साधन हो चुके हैं, जो आपके पर्याप्त रूप से आपके संपन्न है, उन्हें अलग करेंगे। जैसा कि सीमा होती है ना कि किसी के घर की आय 8 लाख रुपए जो है उससे कम है उसी को फायदा मिलेगा ना, वो क्रीमी लेयर है। 8 लाख से ऊपर वाले क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं, वो आपके साफ साफ इंदिरा साहनी केस में मना कर दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। यहीं पर 2 आयोग का जिक्र होना चाहिए दोस्तों आपके। एक जो आयोग था आपके यहाँ पर मंडल कमीशन, आपने सुना है ना, मंडल कमीशन जो है, मंडल आयोग जो है, इसका संबंध दोस्तों इसी से था आपका। और यहाँ पर जो ओबीसी था, इन ओबीसी को रिजर्वेशन के लिए 27% रिजर्वेशन जो है वो किसके द्वारा दिया गया, मंडल कमीशन के द्वारा दिया गया, ठीक है। एससी एसटी के पास रिजर्वेशन जो है वो संविधान जब बना उसी के समय था आपके, लेकिन ओबीसी के लिए मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन पर 27% दिया गया था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और फिर दोस्तों बाद में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्वेशन जो है वो आपके बाद में, जो ईडब्ल्यूएस है इनके लिए 10% रिजर्वेशन जो है वो 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा, वहां पर जो है इसको संवैधानिक करार दे दिया गया। कहा गया कि विशेष कारण है, उस आधार पे मिला है, तो इसलिए जो है इसको वहां पर राइट करार दिया गया। और वर्तमान में आप जानते हो जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो होते हैं उन्हें भी आपके आरक्षण जो है प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 16(4) आपको ध्यान रखना है। आरक्षण का प्रावधान गवर्नमेंट जॉब में कहां पर है, आर्टिकल 16(4) के अंदर दोस्तों ना। इसके बाद हमारे पास जो महत्वपूर्ण आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल नंबर 17, ठीक है। यहाँ पर किसकी बात दोस्तों, यहाँ पर जो है अस्पृश्यता जो है आपके, जिसको आप छुआछूत कहते हो,
जिसको आप अनटचेबिलिटी कहते हो, इसका अंत कहाँ पर है? इसका अंत जो है आपके वो कहाँ पर है? आर्टिकल नंबर 17 में। छुआछूत दोस्तों आपके जो होता है ना कि मतलब किसी टच नहीं करेंगे आपके, उस कास्ट को टच नहीं करेंगे, उस व्यक्ति को टच नहीं करेंगे आपके, तो इसका अंत हमारे यहाँ पर क्या है? वो यहाँ पर किया गया। सो अमेरिका में जो दास प्रथा थी ना, उससे प्रेरित जो है वो यही थी आपके, हमारे यहाँ पर आर्टिकल 17 में इसका अंत किया गया। और यहीं पर दोस्तों SC/ST के संरक्षण के लिए एक यहाँ पर अधिनियम आता है, बड़ा महत्वपूर्ण अधिनियम है, SC/ST अत्याचार रोकथाम, SC/ST अत्याचार रोकथाम अधिनियम। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये 1989 का अधिनियम है। इसी को दोस्तों हम बोलते हैं एट्रोसिटी एक्ट। क्या बोलते हैं? एट्रोसिटीज एक्ट कहते हैं, आपको ध्यान रखना है ना। एट्रोसिटी एक्ट कौन सा? आपकी यही होता है। आपने सुना है कि किसी को SC/ST केस के अंदर जो है वो आपके गिरफ्तार किया गया, वो केस यही है ना। तो SC/ST जो है, अगर उसके लिए किसी को आपने कास्ट के नाम से बुला दिया, किसी को आपने अपमानजनक सूचक शब्दों से संबोधित करा आपके, तो उस कंडीशन में केस लगता है। और 1989 का केस है आपके, बड़ा ही भयंकर है आपके मामला। और ये आपके 1989 SC/ST अत्याचार निवारक अधिनियम जो है वो आपके सामने यहाँ पर, ठीक है, आर्टिकल नंबर 17। इसके बाद दोस्तों आर्टिकल नंबर 18 आता है। आर्टिकल 18 क्या बोलता है? उपाधियों का अंत की बात करता है ना, टाइटल्स के अंत की बात करता है, अवार्ड्स के अंत की बात नहीं करता है ना। तो उपाधि जो है आपकी, टाइटल जो है दोस्तों, इनके अंत की बात करता है ना आर्टिकल नंबर 18। इसके अपवाद कौन कौन से हैं? सेना और विद्या जो है ये इसका अपवाद है ना, सेना और विद्या इसका अपवाद है, आपको ध्यान रखना है। पुरस्कार की बात नहीं करता। ये केस सुप्रीम कोर्ट गया था। जो आपके पद्म अवार्ड्स हमारे 54 में स्टार्ट हुए थे, जैसी गवर्नमेंट चेंज हुई, मोरारजी साहब की सरकार आती है, उन्होंने बंद कर दिया इसका। ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सरकार ने पक्ष दिया कि भाई ये टाइटल्स हैं, इनको बंद करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पद्मश्री अवार्ड हैं ये अवार्ड हैं, पुरस्कार, टाइटल्स नहीं है, इसलिए इनको वापस रीस्टार्ट किया गया ना, ध्यान रखना है, ठीक है। आर्टिकल 218 के बाद में आर्टिकल 19 जो आपकी, इसमें आर्टिकल 19(1)(a) आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ से फ्रीडम के अधिकार चालू होते हैं। आर्टिकल 19(1)(a) बड़ा महत्वपूर्ण अधिकार है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। राइट टू एक्सप्रेशन किसकी बात करता है? राइट टू एक्सप्रेशन जो है इसकी बात कहाँ पर है? इसकी बात दोस्तों आर्टिकल नंबर 19(1)(a) के अंदर है ना। राइट टू एक्सप्रेशन की बात कहाँ पर है? आर्टिकल नंबर 19(1)(a) के अंदर है। विचार जो आपके दिमाग में आया है और जो आप उसके ऊपर एक्शन लेने वाले हो दोस्तों, आपके अपनी अभिव्यक्ति करने वाले हो, इसकी फ्रीडम आपके पास है। आप सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हो, पर ध्यान रखना किसी और की फ्रीडम का उल्लंघन दोस्तों नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी और की जो फ्रीडम अगर उसका उल्लंघन हुआ तो आपके ऊपर जो है मान हानि का केस लगने वाला है, ठीक है। तो राइट टू एक्सप्रेशन आपके पास यहाँ पर है दोस्तों। इसी अधिकार के अंदर आपके पास चुप रहने का अधिकार है, आपके पास दोस्तों बोलने का अधिकार है, आपके पास में जानने का अधिकार है, ठीक है, आपके पास में जानने का अधिकार है। और सो इसी कारण प्रेस की जो फ्रीडम होती है वो भी कहाँ पर है? वो भी आपके इसी आर्टिकल में लिखी हुई है ना। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है, क्योंकि फ्रीडम दोस्तों प्रेस क्या करता है? प्रेस वही तो काम करता है कि भाई जनता की तरफ से जो राजनेता हैं उनसे सवाल पूछता है और जानने का अधिकार रखता है। तो प्रेस की जो फ्रीडम है वो आर्टिकल नंबर 19(1)(a) जो है इसी के अंदर लिखी हुई है, आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 19(1)(a) दोस्तों ना, इसी में एक आर्टिकल है आर्टिकल 19(1)(d), ठीक है। इसमें क्या है दोस्तों? इसमें कहीं पर भी घूमने का अधिकार है ना, कहीं पर भी घूमने का अधिकार, वो आपके आर्टिकल 19(1)(d) के अंदर दोस्तों आपके, ऐसे तो 19(1)(e) में आपके कहीं भी बसने का अधिकार लिखा हुआ आपके। आर्टिकल 19(1)(f) में संपत्ति का अधिकार था ना, आर्टिकल जो 19(1)(f) है इसमें संपत्ति का अधिकार था, जिसको आप समाप्त कर दिया है, ठीक है, इसे समाप्त कर दिया, आपको ध्यान रखना है ना। तो आर्टिकल 19(1)(d) में कहीं भी घूमने फिरने का अधिकार है। 19(1)(f) जो था आपको उसको समाप्त कर दिया है, इसमें संपत्ति के अधिकार की बात लिखी हुई थी आर्टिकल 19 के अंदर, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों आर्टिकल नंबर 20 जो है, आर्टिकल 20 में लिखा हुआ है कि भाई अगर आपने कोई अपराध किया है तो एक अपराध के लिए आपको एक बार ही दंडित किया जाएगा, ठीक है। मतलब कि दोहरे दंड से आपकी सुरक्षा, दोहरे दंड जो आपकी, इससे सुरक्षा जो है वो कहां पर है? आर्टिकल 20 में ना। आपने कोई एक अपराध किया तो उसके लिए आपको एक बार दंडित करेंगे, 2 बार नहीं करेंगे, साफ साफ लिखा हुआ यहाँ पर। आपने एक बार शादी की तो आपको एक बार जो है दोस्तों, जिंदगी में शादी एक बार क्यों होती है? क्योंकि एक अपराध के लिए एक बार दंड आपको मिलने वाला, 2 बार नहीं मिलेगा। जियोपार्डी, इसको हिंदी वाले
इंग्लिश में भी नोट करना, जियोपार्डी, क्या बोलते हैं इसको, जियोपार्डी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इससे सिक्योरिटी सुरक्षा जो है आपकी यहाँ पर लिखी हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। एक साथ में दोस्तों आपको अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य कोई नहीं कर सकता, ठीक है, नोट करना। आपको स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए आपको बाध्य नहीं कर सकते। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है ना कि पुलिस ने जबरदस्ती जो है पुलिस थाने के अंदर आपसे कुछ भी लिखवा लिया कि हाँ ये आपने अपराध किया, आपने साइन कर दिया, कोर्ट आपसे वहां पर पूछेगी क्या आपने ये अपराध किया है, तो आप अगर कह दोगे कि नहीं मुझसे जबरदस्ती साइन करवाए गए, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मामला खत्म, ठीक है, पुलिस की ने जो बात कही वो सारी समाप्त हो गई, क्योंकि आपको अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए कोई भी बाध्य नहीं कर सकता। आप अपनी इच्छा से, अगर आपकी अंतरात्मा की आवाज कहती है तो आप खुद कर सकते हो, लेकिन आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता। ये बात किसमें लिखी है, आर्टिकल नंबर 20 के अंदर लिखी है, ठीक है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है वो कौन सा है, आर्टिकल नंबर 221। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 21 है। आर्टिकल 21 संविधान के सबसे बड़े आर्टिकल्स में से एक आर्टिकल है, जहां पर प्राण और दैहिक स्वतंत्रता जो है, गिरफ्तारी से संरक्षण कहां पर, यहां पर, ठीक है। तो लिखिएगा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता जो है, इससे संरक्षण कहां पर लिखा हुआ है आपके, तो ये यहां पर लिखा हुआ है, आपको नोट करना है, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर कहूं आपसे, जो गिरफ्तारी है इससे संरक्षण कहां पर है आपके, तो वो यहां पे लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 21 के अंदर। और दोस्तों यहीं पर बहुत सारे अधिकार संविधान में बाद में शामिल किए गए, ठीक है। जैसे कि इसी के अंदर आर्टिकल नंबर 21A आता है, नोट करना, जिसमें शिक्षा का अधिकार शामिल हुआ ना। राइट टू एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट, क्या लिखा, राइट टू एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट होगा, ये शिक्षा का अधिकार शामिल हुआ 21A के अंदर। और 86वां संविधान संशोधन किससे आता है, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये शामिल किया गया। और इसी पर आधारित लिखना, इसी पर आधारित आपके हमारे यहाँ पर राइट टू एजुकेशन अधिनियम आता है, कब आपके 2009 में आया, और 1 अप्रैल 2010 से ये अधिनियम लागू हुआ, ठीक है। 1 अप्रैल 2010 से ये जो अधिनियम था आपके लागू हुआ, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ठीक है। कब लागू होता है, 1 अप्रैल 2010 से लागू होता है, आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 21A के अंदर राइट टू एजुकेशन ये फंडामेंटल राइट होगा, ये साफ साफ यहाँ पर कहा गया दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर ये बनता है कि यहाँ पर किस एज ग्रुप की बात हुई, लिखना आपके यहाँ पर जो है 6 to 14 जो आपके एज ग्रुप है आपके, इसको यहाँ पर शामिल किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 6 से 14 जो एज ग्रुप है उसको यहाँ पर शामिल किया गया दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपके आर्टिकल 21 के अंदर लिखना, आपके आर्टिकल 21 में ही निजता का जो अधिकार है, इस निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया, किसके द्वारा, राइट टू प्राइवेसी जो फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल जो है, अकॉर्डिंग टू केस कौन सा है, पुट्टास्वामी केस, जो पुट्टास्वामी केस हुआ था आपके 17 के अंदर। इस केस के द्वारा आधार कार्ड का मामला था आपके, उसमें राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनाया गया, निष्ठा का जो अधिकार है वो आपका मौलिक अधिकार है। यह केस कौन सा, आधार कार्ड वाला केस है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके विदेश घूमने की जो फ्रीडम है आपके, ये कौन सा केस था आपके, ये केस था मेनका गांधी केस। कौन सा है दोस्तों, मेनका गांधी केस था। इन्हें रोकने का प्रयास किया गया था आपके, और इनके पासपोर्ट जब्त किए गए थे, सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है आपके, और उसमें ये सामने आता है कि भाई आपके पास विदेश जो है घूमने का अधिकार है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके नोट करना, मेडिकल चिकित्सा का जो अधिकार है हमारे पास, वो किस केस में आता है, लिखना आपके, वो आता है परमानंद कटारा केस। कौन सा है, परमानंद कटारा जो केस है आपके, इसमें सामने आया कौन सा, मेडिकल वाला अधिकार जो है इसमें सामने आया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो परमानंद कटारा केस भी आपको आर्टिकल 21 के अंदर नोट कर लीजिए, महत्वपूर्ण आर्टिकल दोस्तों ना। इसके बाद हमारे पास आर्टिकल नंबर 23 आता है, ये यूपीएससी ने भी इस पर सवाल पूछा है दोस्तों। आर्टिकल 23 जो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है, ठीक है। मानव तस्करी जो है उसको रोकने वाला आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल नंबर 23, ठीक है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होती है इसको रोकने वाला आर्टिकल 23 है। इसे ट्रैफिकिंग कहते हैं ना, मानव के अंगों का क्रय विक्रय,
कहीं पर उसको किडनी बेच दी आपके मनुष्य की निकाल करके, तो मानव जो अंग है इनका जो क्रय विक्रय होगा इसको रोकने वाला आर्टिकल कौन सा? 23 हो ना। इसके अलावा पूछूं आपसे, इसके अलावा लिखिए आपके बेगार प्रथा जो है, आपके बेगार प्रथा जो है, बंधुआ मजदूरी जो आपके बंधुआ मजदूरी भी इसी का पार्ट है ना। तो बेगार प्रथा, बंधुआ मजदूरी ये भी इसी का पार्ट है। मैं चाहूं तो इस क्लास को 5 घंटे ले सकता हूं इसी कंटेंट को ना, पर मैं चाहता हूं कि कम से कम टाइम में हम सारी महत्वपूर्ण बातें कवर कर लें और फिर क्वेश्चन आंसर के द्वारा जो है इसको प्रूफ कर लें कि सवाल ऐसे पूछेगा तो आपको ऐसे करके आना है, ठीक है। इसलिए कम से कम टाइम में कमेंट ऑफ करने का मेरा मतलब यही है, उद्देश्य यही है कि यूट्यूब की क्लास में आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि किसी भी कोर्स के किसी भी ऐप की क्लास के अंदर इससे अधिक कंटेंट इससे कम टाइम में आपको डिलीवर नहीं कर सकते। ये मेरा उद्देश्य इस अर्जुन बैच का रहने वाला है, ठीक है। तो बेगार प्रथा और बंधुआ मजदूरी को भी कहां समाप्त किया? आपके आर्टिकल नंबर 23 में समाप्त किया है, ये आपको नोट करना है। आर्टिकल 23 में ही लिखा हुआ है कि वेश्यावृत्ति करना अपराध नहीं है, वैश्यावृत्ति करवाना दोस्तों अपराध। लिखना, इसी में लिखा हुआ है कि जो वैश्यावृत्ति है यह वैश्यावृत्ति करवाना अपराध है। किसी से जबरदस्ती वैश्यावृत्ति जो करवाना आपकी ये अपराध है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आर्टिकल 23 में लिखा हुआ है ना। आर्टिकल 24 पूछूं आपसे, आप जानते हो दोस्तों आर्टिकल 24 जो है, जो भी हमारे जो माइंस हैं, जो कारखाने हैं आपके, वहां पर 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे आपके खतरनाक किसी भी काम में उनको नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। तो 14 ईयर से कम उम्र के जो बच्चे आपके 14 ईयर से कम उम्र के जो बच्चे हैं इन्हें किसी भी खतरनाक काम में नहीं लगाया जाएगा। किसी भी दोस्तों आपके खतरनाक कारखाना जो है यहां पर इनको नियोजित नहीं करेंगे। यह आर्टिकल नंबर आपके 24 के अंदर लिखा हुआ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आर्टिकल कौन सा आता है? इसके बाद आर्टिकल नंबर 25 आता है, बड़ा महत्वपूर्ण आर्टिकल है। देखो इसकी जो लाइन है, जो हेडिंग है वो क्या है? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। क्या है? अंतःकरण की स्वतंत्रता। क्या लिखा हुआ है? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस लिखा हुआ है। अंतःकरण की स्वतंत्रता जो है वो इसकी हेडिंग संविधान के अंदर लिखी है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। मतलब ये है कि मेरे अंदर की आवाज है, मैं किस आपके धर्म को मानूं, मेरा व्यक्तिगत धर्म क्या होगा ये मेरे ऊपर डिपेंड है। मैं किसी भी धर्म को मानूं, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करूं, किसी भी धर्म को न मानूं, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार ना करूं, ये मेरी मर्जी है, ठीक है। ये मेरे ऊपर है। मैं किसी भी धर्म को मान सकता हूं, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता हूं। राज्य इसमें अपना कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। राज्य का अपना कोई भी धर्म जो है नहीं होने वाला है। ये आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों सवाल और भी बहुत सारे बनते हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। इसी आर्टिकल 25 में साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं चाहूं तो अपना धर्म चेंज कर सकता हूं। जैसे बाबा साहब अंबेडकर जी हिंदू धर्म में थे, फिर बौद्ध धर्म में चले गए, तो मैं चाहूं तो अपना धर्म चेंज कर, इसको बोलते हैं धर्मांतरण। लेकिन कोई जबरदस्ती मेरा धर्मांतरण नहीं करवाएगा, ठीक है। तो लिखना, मैं चाहूं तो धर्मांतरण जो है वो अपनी इच्छा पर है, स्वेच्छा पर है। मैं चाहूं तो कर सकता हूं, लीगल है, ठीक है। लेकिन कोई जबरदस्ती जो है, जबरदस्ती धर्मांतरण नहीं करवाएगा, आपको ध्यान रखना है। इसी आर्टिकल 25 में साफ साफ लिखा गया है कि जहां जहां हिंदू वर्ड आएगा वहां पर हिंदू में तो सिख भी आएगा, बौद्ध भी आएगा और जैन भी आएगा, ठीक है। तो जहां जहां हिंदू वर्ड आएगा वहां हिंदू के अंदर आपके सिख भी आएगा, हिंदू में सिख भी आएगा, इसमें जैन भी आएगा और बौद्ध भी आएगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है ना। जहां जहां हिंदू वर्ड आएगा वहां पर सिख, जैन और बौद्ध जो है वो अपने आप उसमें शामिल हो जाएगा। ये बात कहीं पर आर्टिकल नंबर 25 के अंदर लिखी हुई है। यहीं पर दोस्तों एक बात और लिखी है कि सिख धर्म जो है, जो उस सिख धर्म के जो लोग हैं आपके, वो कृपाण धारण कर सकते हैं, ठीक है। यहीं पर लिखा हुआ है कि सिख धर्म के जो लोग हैं ये कृपाण धारण कर सकते हैं। कृपाण दोस्तों आपकी कृपाण होती है ना, छोटी तलवार जो होती है, जो सिख धर्म समुदाय के लोग यहाँ पर रखते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, गुरुजी सिख धर्म क्यों? क्योंकि सिख धर्म में जो खालसा पंथ था उसकी जब स्थापना जिस तारीख को हुई थी उसी तारीख को ये कहा, जिस तारीख को स्थापना हुई थी उसी में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो खालसा पंथ के लोग हैं वो 5 के मतलब कृपाण है, कच्छा है, कंगा है, कड़ा है, केश है, ये 5 चीजें धारण करेंगे तो खालसा धर्म के लोग होंगे। तो खालसा धर्म की जो मूलभूत आपके बातें हैं उनमें जो आपकी कृपाण है वो शामिल है। और कोई चीज किसी धर्म की अगर मूलभूत विशेषता है तो वो आप उसे धारण कर सकते हो, ये साफ साफ संविधान ने कहा है। इसलिए सिख धर्म के लोग कृपाण धारण कर सकते हैं। ये भी आपके आर्टिकल 25। देखो हम आज तक केवल एक ही बात सुनते आ रहे थे, ये 3 बातें भी एग्जाम में सवाल पूछता है, आपको तैयार रहना है 25 के लिए, ठीक है। दोस्तों आर्टिकल 26 धार्मिक प्रबंधन की बात करता है।
26 जो है। आर्टिकल 27 किसकी बात करता है कि धर्म के विकास के लिए कोई भी टैक्स जो है वो नहीं लिया जाएगा। दोस्तों ना, फीस ले सकते हैं, फाइन ले सकते हैं, ठीक है। फीस मैं आपको पढ़ाता हूं, आप उसके बदले में जो है दोस्तों हमें उत्कर्ष को फीस देते हो, वो फीस हो गई, ठीक है। फाइन का मतलब आपने रेड लाइट क्रॉस कर दी, आपके ऊपर पेनल्टी लग गई, फाइन लग गया, वो फाइन हो गई, ठीक है। आपने मंदिर के बाहर दोस्तों आपके जूते आपके कोई चोर ना ले, मंदिर मस्जिद के बाद कोई जूते आपके चोर ना ले, इसलिए आपने कोई साइड में था उसमें लिखा हुआ था कि 5 रुपए दो, अपने जूते जो है सुरक्षित रख लो। आपने 5 रुपए दिए, अपने जूते वहां रख दिए, मंदिर में से आप वापस आए, आपने अपने जूते लिए और चले गए। तो आप ये नहीं बोल सकते कि गुरुजी आपने कहा था ले नहीं सकते टैक्स जो है, और मुझसे टैक्स लिया था मंदिर मस्जिद के बाहर। नहीं रसगुल्ला, वो टैक्स नहीं है, ठीक है। वो आपके क्या है, आपकी फीस है। जब कोई सर्विस आप लेते हो तो उसके एवज में आपको फीस देनी पड़ती है, वो फीस है। फीस फाइन्स ले सकते हैं। लिखा हुआ है मंदिर के बाहर, लिखा हुआ है थूकने पर 500 का जुर्माना होगा। अगर आपने थूका तो 500 रुपये फाइन के रूप में आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो टैक्स क्या होता है, टैक्स होता है आपकी जजिया कर, ये नहीं ले सकते आप, है ना। जजिया कर आपको याद है, गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला टैक्स आपके, ये नहीं लोगे। आर्टिकल नंबर 27 में लिखा हुआ दोस्तों ना। आर्टिकल 28 आपके धार्मिक जो प्रार्थना है उनके बारे में बात कौन करता है, आर्टिकल 28 जो है इनके बारे में बात करता है। ये आपको 28 में ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में आर्टिकल आता है 29, जिसको हम सबसे कम पढ़ते हैं ना एग्जाम में, वही सवाल बनता है 29, ठीक है। इसमें आपको एक बात ध्यान दोस्तों रखनी है कि जो माइनॉरिटी ग्रुप हैं, जो हमारे यहाँ पर जो अल्पसंख्यक जो ग्रुप हैं आपके, उनके लिए यहाँ पर एक तो शिक्षा दोस्तों आपके, एक इनकी लिपि, और एक तो आपकी लिपि इनकी, एक इनकी आपकी संस्कृति, लिपि, संस्कृति और इनकी भाषा, ठीक है। तो इनकी लिपि दोस्तों, इनकी संस्कृति और इनकी भाषा जो है, इसके संरक्षण का अधिकार यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो 3 चीजें आर्टिकल 29 में लिखी है, एक तो लिपि इनकी, एक संस्कृति और एक भाषा, 3 बातें लिखी है माइनॉरिटी ग्रुप के लिए। हमारे यहाँ पर दोस्तों माइनॉरिटी जो है संविधान में, वो किस आधार पर है, हमारे यहाँ पर जो माइनॉरिटी ग्रुप में आपके दोस्तों, वो किस आधार पे आपके, तो वो आपके धार्मिक आधार पे है ना। किसी धर्म की पॉपुलेशन अगर 50% से कम है तो वो आपके हमारे यहाँ पर माइनॉरिटी है। जैसे कि आपके मुस्लिम हो गया, ठीक है, इसके अलावा बौद्ध हो गया, इसके अलावा जैन हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, क्रिश्चियन हो गया और आपके पारसी हो गया। तो ये 6 हमारे यहाँ पर माइनॉरिटी ग्रुप हैं। हिंदू को छोड़कर बाकी सब माइनॉरिटी ग्रुप हैं। आधार क्या है, धार्मिक उसका आधार है ना। तो ये आर्टिकल 29 में लिख रहा है। आर्टिकल 30 पूछूं आपसे, यहाँ दोस्तों क्या लिखा हुआ है, तो आर्टिकल 30 में लिखा हुआ है कि जो माइनॉरिटी ग्रुप हैं वो अपने जो शिक्षण संस्थान है उनकी स्थापना कर सकते हैं और साथ में उनका प्रबंधन भी कर सकते हैं। ये साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो शिक्षण संस्थान होंगे, इन शिक्षण संस्थानों की स्थापना जो है, स्थापना और जो प्रबंधन है वो कौन कर सकता है, वो आपके माइनॉरिटी ग्रुप कर सकता है। यह आर्टिकल 30 में लिखा है। दोनों बातें आपको एग्जाम में जरूर ध्यान रखनी है, एग्जाम वाला सवाल पूछ सकता है दोस्तों ना। आर्टिकल 31 एंड हो चुका है, संपत्ति का अधिकार वाला है। आर्टिकल 32 देखिए दोस्तों, आर्टिकल 32 जो है इसमें लिखा है कि इतने सारे मौलिक अधिकार आपको दिए, मान लो किसी ने आपके मौलिक अधिकारों का दोस्तों उल्लंघन कर दिया तो क्या होगा भाई साहब, तो आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट सीधा। दोस्तों ये बड़ी तगड़ी फैसिलिटी आपके, सीधा आपके जो है सीधा एंट्री सुप्रीम कोर्ट में मिलने वाली है। सुप्रीम कोर्ट जाओ और कहो कि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो गया, सुप्रीम कोर्ट आपके मौलिक अधिकारों को दिलवाने की आपको गारंटी प्रदान करेगा। इसलिए इसे बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या बोलते हैं इसे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आपके राइट्स कहते हैं। और इसे ही डॉक्टर हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो हैं, इन्होंने इसे संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है कि अगर ये आर्टिकल ना हो तो आपके मौलिक अधिकारों का कोई भी औचित्य नहीं होने वाला है। दोस्तों अगर दोस्तों भारत में हेलमेट ना लगाने पर अगर पेनल्टी ना हो, अगर आपके जुर्माना ना हो, तो भारत में खुद की सिक्योरिटी के लिए दोस्तों कौन हेलमेट लगाएगा, आप बताओ। हमारे यहाँ दोस्तों जुगाड़ ढूंढते कि इस गली से घुस के निकल जाएंगे तो हेलमेट वाला नहीं पकड़ेगा ना। तो हमारे यहाँ पर जो है हेलमेट जुर्माने के कारण लगाते हैं, ठीक है। तो वही बात इन्होंने कही है कि अगर
आर्टिकल 32 नहीं है तो हमारे यहाँ पर मौलिक अधिकारों का कोई भी औचित्य नहीं होने वाला, ये साफ साफ कहा गया आर्टिकल 32 में। और दोस्तों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है 5 रिट जारी करता है ना, तो देखो मैंने सारे आर्टिकल जो है आपको दोस्तों लिखा दिए, यहाँ पर जितने भी आर्टिकल थे आपके सारे लिखा दिए। देखो यहाँ पर जो हमारे इस माइंड मैप में दिए गए, यहाँ पर देखो 14, 15, 15, 6, 16, 16, 6, 17, 18, 19 A1, 19 AD, 20, 21, 21 से 23, 24, 25, 27, 29, 30 और 32। ठीक है, ये सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो आपको यहाँ पर नोट करवा दिए दोस्तों ना। थोड़ा आगे चलिए, आपके 10 मिनट की बात और फिर जो है हम सवाल की ओर आएंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों अगला पॉइंट देखिएगा। इसके बाद देखो आपके रिट जो है 5 तरह की रिट हम जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, है ना। 5 तरह की रिट है। एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, हैबीज कोर्पस, किसी को अगर बंदी बना लिया है तो उसको सशरीर जो है वो कहाँ उपस्थित करो, कोर्ट के अंदर उपस्थित करो। ठीक है, तो इसका मतलब है सशरीर कोर्ट में, सशरीर कोर्ट में लेकर आओ, ये इसका उद्देश्य हो गया है। किसी को बंदी बनाया तो कोर्ट में लाना जरूरी है, 24 घंटे के अंदर जो है कोर्ट में लाना पड़ता है उसको ना, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है दोस्तों ना। अगला है परमादेश, इसे कहते हैं मैंडमस। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों आपके हम आदेश देते हैं। क्या है, हम आदेश देते हैं। मान लो किसी का कोई काम है, वो काम वो नहीं कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम तुम्हें परम आदेश दे रहे हैं, आपको ये काम करना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपके, इसके बाद देखो अधिकार प्रक्षा, क्यों वारंट हो ना, तुम्हें क्या हक है, इसका मतलब होता है तुम्हें क्या हक है दोस्तों ना। मतलब आपके मान लो दोस्तों गांव में पटवारी है रसगुल्ला, और वो क्या काम कर रहा है, वो दोस्तों आपके टोल नाके पे खड़ा हो गया है और आपके चालान काट रहा है, तो आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट पूछेगा भाई तू पटवारी है ना, वो कहेगा हाँ, तो तुझे क्या हक है टोल नाके पर खड़े होकर चालान काटने का, तो तुम्हें क्या हक है, क्या है आपके, कोई अगर बंदा, कोई अगर व्यक्ति अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम, यहाँ तो वो काम नहीं कर रहा है तो उसको काम करवाना है, यहाँ पर वो एक्स्ट्रा काम कर रहा है, अधिकार क्षेत्र से बाहर काम कर रहा है तो उसको रोकना यहाँ पर काम हो गया। दो जो आपके हैं वो है उत्प्रेषण और प्रतिषेध। ठीक है, ये अपर कोर्ट लोअर कोर्ट को जारी करता है। अपर कोर्ट जो है, जो लोअर कोर्ट है आपके, उसे जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, ऐसे जारी होती है उत्प्रेषण और आपके प्रोहिबिशन, सैरिसरी और प्रोहिबिशन, है ना, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। ठीक है, कोई डिसीजन हो गया है या डिसीजन होने वाला है तो उसको रोकने के लिए जो है उसको अपने पास मंगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है उत्प्रेषण और प्रतिषेध जारी करता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये 5 रिट आपके सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। अब कुछ आर्टिकल जो इनमें से केवल नागरिकों के लिए है ना, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कुछ आर्टिकल्स केवल किसके लिए, हमारे भारत के जो नागरिक है उनके लिए, जिसमें आपके आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, 30, है ना। तो 15, 16, 19, 29, 30 ये आर्टिकल केवल किसके लिए, ये आर्टिकल केवल और केवल आपके हमारे भारतीय नागरिकों के लिए, आपको ध्यान रखना है। 15, 16, 19, 29 और 30 दोस्तों ना। अब एक बात सुनिए मेरे साथ में, अगर सवाल पूछे कि भाई मौलिक अधिकारों में कौन से 3 आर्टिकल गोल्डन ट्राइंगल है ना, मौलिक अधिकारों में कौन से 3 आर्टिकल दोस्तों गोल्डन ट्राइंगल के रूप में, तो नोट कीजिए आपके ये 3 आर्टिकल पूछूं आपसे दोस्तों, हमारे संविधान में हमारा जो आपके जो हमारा जो मौलिक अधिकार आपके, उसमें दोस्तों कौन सा आपके आर्टिकल जो है, उसमें कौन से आर्टिकल गोल्डन ट्राइंगल के रूप में आपके, तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल नंबर 21 नोट करना। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल आपके 21 जो है, इन तीनों को मिला करके गोल्डन ट्राइंगल आर्टिकल कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गोल्डन ट्राइंगल आर्टिकल कहते हैं। क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन दोस्तों हो सकता है, तो मैंने अभी आपसे कहा केशवानंद भारती केस में साफ साफ लिखा हुआ है कि मौलिक अधिकार में भी संशोधन हो सकता है। ठीक है, तो सवाल पूछे क्या फंडामेंटल राइट जो है इनमें संशोधन हो सकता है। ठीक है, क्या फंडामेंटल राइट में संशोधन हो सकता है, यस या नो। तो देखो तो इससे जो पहले जो केस आया था आपके, वो था गोलकनाथ केस। कौन सा था, गोलकनाथ केस की बात करूं आपसे, तो इस गोलकनाथ केस में कहा गया था कि मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकते ना। ये केस कब का है, 1967 का केस है आपके। इसमें साफ साफ कहा गया नो, है ना, नो मतलब संसद जो है पार्लियामेंट वो संशोधन नहीं कर सकती मौलिक अधिकार के अंदर ना। फिर आपके केशवानंद भारती केस आता है, और केशवानंद भारती केस में 1973 में कहा गया कि संसद चाहे तो मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है, पर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान का जो मूल ढांचा है, उसमें संशोधन नहीं करेगी। ये साफ साफ किस में कहा गया, साफ साफ जो है वो आपके केशवानंद भारती केस में कहा गया। अब कमेंट को स्टार्ट करो।
ये दोस्तों आपके सामने दोनों टॉपिक्स जो है हमारे, उनका जो कंटेंट था, जो मैंने आपको माइंड मैप दिया था, उसमें जो बातें मैंने आपको लिख के दी थी वो सारी की सारी बातें मैंने आपको पढ़ा दी हैं। अब एक बार मैं चाहूँगा कि आप दिल भेज दो, अगर आपको लगा हो कि मैंने यहाँ पर कमेंट ऑफ करके नहीं आपके लिए ठीक किया था, तो एक बार जो है, अगर आप सभी लोग जग रहे हो, जिंदा हो, सुखी हो, खुशी हो, तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। अगर आपको लगता है कि जो मैंने आपको पढ़ाया ये कमेंट ऑफ करने के बाद में आपको पढ़ने में थोड़ी आसानी, देखो पहली बार दोस्तों, जब कोई काम पहली बार करोगे तो निश्चित तौर पे मान के चलना कि चैलेंज आपके सामने होगा। पर मैंने फिर कहा कि मैं चाहता हूं कि आपके सामने अभी चैलेंज आ जाए, अभी सब कुछ आ जाए, फिर एक बार जब पेपर में सवाल आए ना तो आप फोड़ के उसको आओ। अभी देखना, अब मैं सवाल जो करवाने वाला हूं आपको सारे के सारे PYQs होंगे। हर सवाल की धज्जियां उड़ाने में आप समर्थ हैं, कैपेबल हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। ठीक है, शुरुआत करें। पोल सिस्टम में स्टार्ट करूंगा, आपको हर सवाल का दोस्तों आंसर छापना है फटाफट जो है, और हम आगे बढ़ते जाएंगे ना। मैंने आपको लगभग 1 घंटे जो है, 1 घंटे मैंने आपको लगभग जो है वो थ्योरी पढ़ाई है, जिसमें प्रस्तावना और संविधान के मौलिक अधिकार जो है दोनों मैंने आपको यहाँ पर निपटा दिए। ठीक है, दोनों के बारे में जो भी बातें बन सकती हैं सारी की सारी मैंने आपको पढ़ाने का प्रयास यहाँ पर YouTube के ऊपर किया है ना। आपको आज शायद थोड़ी बहुत फीलिंग आई कि सर ऐप में कैसा होता है, ऐप में कैसे पढ़ाई होती है, तो ऐसे होती है रसगुल्ला। चलिए अब तो सवाल की बात करते हैं। एपिसोड नंबर 1 प्रस्तावना मौलिक अधिकार जो है, इसके क्वेश्चन की बात करते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन के यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस एग्जाम में पूछा गया है। देखो पहला क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स जो है वो आपके ऑन कर दिया जाए और पोल जो है वो स्टार्ट कर दिया जाए। तो पोल स्टार्ट हो रहा है, बताओ भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया। हर एक क्वेश्चन की धज्जियां उड़नी चाहिए रसगुल्ला आज। अरे संविधान की प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया, याद करो भाई साहब। 13 दिसंबर 46 को, 22 जनवरी 47 को, 9 दिसंबर 46 को, 26 जनवरी 1950 को। चार ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर है, जल्दी से बताओ कि कब आपकी स्वीकार किया गया। ABCD, अरे मैंने आपको बहुत सारी डेट लिखाई प्रस्तावना में। 13 दिसंबर को प्रस्तावना जो है आपकी, 13 दिसंबर की तारीख को प्रस्तावना पेश होती है। फिर मैंने कहा 22 जनवरी की तारीख को 47 में जो प्रस्तावना आपकी स्वीकार होती है। 9 दिसंबर की तारीख को संविधान सभा की पहली बैठक होती है आपके, और 26 जनवरी की 7 तारीख को संविधान आपके लागू होता है। हम भारत जो है आपकी रिपब्लिक कंट्री होते हैं। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 22 जनवरी 1947 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 220 इसका ठीक आंसर आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 ना, ये SSC CGL 2024 में सवाल पूछा गया, अभी का सवाल है, हाल ही में पूछा गया सवाल है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से वह शब्द कौन सा है जिसका समावेशन संविधान संशोधन 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से नहीं किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वाज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 है ना। समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, गरिमा, अखंडता, 4 वर्ड आपके सामने। सोशलिस्ट, सेकुलर, डिग्निटी और इंटीग्रिटी। मैंने आपसे साफ साफ कहा था, याद कीजिए। 3 दोस्तों वर्ड कौन कौन से थे आपके, अरे समाजवाद था, इसके अलावा पंथ निरपेक्षता था और आपके अखंडता था। 3 वर्ड जोड़े गए थे। माइंड मैप में आपको देखो, माइंड मैप का दोस्तों मतलब क्या होता है, जब ये सवाल आपके दिमाग, जब आपके सवाल दिखाई दिया तो आपके दिमाग में दोस्तों वो ऐसे एक लाइन बनी हुई दिखाई दी होगी जहां पर ये तीनों वर्ड लिखे हुए दिखाई दिए होंगे ना, अपने दिमाग में एक इमेज बन रही होगी। ठीक है, तो वही माइंड मैप है। तो लिखिएगा समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, गरिमा इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक आंसर है। गरिमा, डिग्निटी आपके करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रस्तावना के संबंध में कौन सा कथन आपके सही नहीं है। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द आपके प्रीएम्बल। UPPCS में सवाल पूछा गया। देखिए प्रस्तावना में अभी तक एक ही बार संशोधन किया गया है, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 है इसके अंतर्गत संविधान के मूल दर्शन के साथ साथ संविधान आधारित राजनीतिक, नैतिक, धार्मिक मूल्यों को समाहित किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 है संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाए गए और 24 नवंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। प्रस्तावना में शक्ति का स्रोत जनता है। अब देखो जब पहला जब आपके सामने दोस्तों आया होगा ना,
तो ये देखो शक्ति का स्रोत जनता, वो माइंड मैप की पहली लाइन याद करो, माइंड मैप की पहली लाइन आपके पावर ऑफ सोर्स कौन, आपके वी द पीपल ऑफ इंडिया ना, जनता, याद करो ना। तो ये स्टेटमेंट ठीक हो गया आपकी। अभी तक एक बार मैंने आपको वो माइंड मैप में कहा था, एक बार हुआ है। संविधान की प्रस्तावना नेहरू द्वारा पेश किए गए 24 नवंबर 1946। मैंने आपसे कहा सवाल दोस्तों इतना बड़ा लिख कर दिया है ना, सवाल डराने के लिए बनाया, यूपी पीसीएस वालों ने सवाल डराने के लिए बनाया था। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आपके लिए सवाल इतना बड़ा दोस्तों नहीं है ना। तो आप जानते हो कि 24 नवंबर आपके इस तारीख को नहीं हुई थी, आपके 13 दिसंबर की जो तारीख है, इस तारीख को संविधान के अंदर प्रस्तावना जो उसको पेश किया गया था। तो ये आपके ऑप्शन नंबर सी गलत आंसर है, ऑप्शन नंबर सी सही नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार आया है? हाउ मेनी टाइम्स डज द वर्ड इंडिया अपीयर्स इन द प्रीएम्बल? जो प्रीएम्बल है उसमें जो भारत शब्द कितनी बार आया है? केवल एक बार, केवल दो बार, केवल तीन बार, केवल चार बार। चार ऑप्शन आपके सामने, ए बी सी डी, चार ऑप्शन है। आपको बताना है कि जो प्रस्तावना है उसमें जो भारत शब्द है वो कितनी बार आया है, ठीक है। अरे याद करो, हम भारत के लोग भारत को, हम भारत के लोग भारत को, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को। तो हम भारत के लोग भारत को कितनी बार आया? दो बार। कितनी बार आया? दो बार। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, केवल दो बार आपके जो है ये वर्ड आया है, हम भारत के लोग भारत को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है? मैंने तीन स्टेटमेंट पढ़ा है आपको, ठाकुरदास भार्गव का, के.एम. मुंशी जी का, और इसके अलावा जो है आपके N.A. पालखीवाला का। तो बताओ, मुझे सवाल पूछूं आपसे कि भाई उनमें से किसने संविधान की जो राजनीतिक कुंडली है वो किसने कहा है? MPPCS के अंदर सवाल पूछा गया। B.R. अम्बेडकर, के.एम. मुंशी, ठाकुरदास भार्गव, N.A. पालकीवाला। तो ABCD चार ऑप्शन आपके सामने है। अगर आपको अच्छी लग रही हो ना क्लास तो भाई साहब क्या ही करोगे, लाइक कर देना दोस्तों आप, और तो क्या ही करोगे ना। अच्छी लग रही हो तो बस ढंग से पूरी सीरीज पढ़ना ना, बहुत मेहनत का काम है, यकीन मानना। और जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ ना वो सच में आपके एग्जाम के लिए अद्भुत कंटेंट होने वाला है, ये मेरा आपसे वादा रहा, ठीक है। बताओ फटाफट, किसने कहा था? के.एम. मुंशी, है ना। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी ठीक आंसर है। ठाकुरदास भार्गव तो आप जानते हो कौन था आपके, ठाकुरदास भार्गव ने तो इसको संविधान की आत्मा, ठीक है। और N.A. पालकीवाला ने इसको आइडेंटिटी कार्ड कहा था ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। प्रस्तावना को संविधान का अंग कब से माना जाता है? क्या बढ़िया क्वेश्चन, देखो यूपीपीसीएस में पूछा गया सवाल है, व्हेन डिड द प्रीएम्बल बिगन्स टू बी कंसिडर्ड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? बेरूवाड़ी केस में, केशवानंद भारती केस में, गोलकनाथ केस में, सज्जन सिंह बात केस में। देखो बेरूवाड़ी केस 1960 हो गया, याद कीजिए। केशवानंद भारती केस 1973 हो गया है, और गोलकनाथ केस आपके 1967 हो गया है। सवाल आपसे ये पूछ रहा है किस केस के अंदर प्रस्तावना को संविधान का अंग दोस्तों माना गया? बेरूवाड़ी केस में तो नहीं माना गया भाई साहब, बेरूवाड़ी केस में तो नहीं माना गया था, आप जानते हो, इसमें तो नहीं माना गया। केशवानंद भारती केस में माना गया, ऑप्शन नंबर बी आंसर है ना, ऑप्शन नंबर बी ठीक आंसर है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, प्रस्तावना का संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न दर्शाता है, द सोवर्जिनिटी ऑफ द प्रीएम्बल इंडिकेट। MPPCS में सवाल पूछा गया है। मैं फिर कह रहा हूँ सवाल दोस्तों देखने में बड़ा है, अगर आपने इस माइंड मैप को ढंग से पढ़ लिया ना, प्रस्तावना में इसके अतिरिक्त कोई सवाल नहीं बनता है, माइंड मैप के अतिरिक्त, है ना, वही सवाल बनेगा। देखो पढ़ो, आपके संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या दर्शाएगा प्रस्तावना में? पहला ऑप्शन है कि भारत के पास केवल बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति निहित है। सेकंड ऑप्शन कहता है भारत के पास केवल आंतरिक मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति निहित है। थर्ड ऑप्शन कहता है कि भारत के पास आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति निहित है, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैंने आपसे कहा कि हम इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों रूप से फ्री हैं, हमारे डिसीजन पर केवल हमारा अधिकार होगा, हमारी विदेश नीति पर केवल हमारा अधिकार होने वाला है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। इसको ध्यान रखना है कि प्रियम्बल का जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, इसका मतलब है इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों रूप से हम लोग फ्री होंगे, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने यहाँ पर ना, भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित शब्दावली जिस अनुक्रम में दी गई है वो है ना सीक्वेंस। देखो है ना सीक्वेंस, मैंने क्यों जोड़ दिया था वहां पर कि सीक्वेंस एग्जाम में पूछता है, या तो सीक्वेंस आपसे पूछेगा दोस्तों जो हमारे भारत का स्वरूप है उसके बारे में ना,
कि वही किसके बारे में, SSSDR के बारे में ना, कि संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। यह आपसे पूछेगा कि जो न्याय जस्टिस है उसके बारे में, जो कि आपके कौन सा आपके जो कि जो है SER सोशल इकोनॉमिकल और आपके पॉलिटिकल है ना SEP। यह आपसे पूछेगा किसके बारे में, जो लिबर्टी है उसके बारे में, जो फ्रीडम है उसके बारे में, जो कि 5 तरह की है। क्रम पूछा है कौन सा दोस्तों क्रम आपके होने वाला है, विचार अभिव्यक्ति विश्वास उपासना धर्म, विचार अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति विचार विश्वास उपासना धर्म, ऑप्शन नंबर सी है विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना, ऑप्शन नंबर डी है विचार अभिव्यक्ति धर्म विश्वास उपासना। जब ये चारों ऑप्शन आपके सामने आएंगे और बेटा आपको अगर नहीं पता है तो यकीन माना सबसे टफ सवाल आपकी जिंदगी का यही होने वाला है। अगर आपको सोचो आपने सवाल को पढ़ा हुआ है पर पेपर में सोल्व नहीं हो पा रहा है, और कई गलती से अगर गलती से आपके नेगेटिव और हो गया तो आपके पेपर में आपके सिलेक्शन नहीं होने की वजह ये सवाल होने वाला है। ये वाला सवाल होगा कि यहाँ पर जो प्रस्तावना दिखाओ मुझे आंसर, क्या बताया भाई इन लोगों ने, परसेंट दिखाओ इनका। यही तो सवाल था दिखाने वाला, परसेंट क्या है ना, ए का 10% है, बी का 9% है, सी का 70% है और डी का 11% जो है आपके 4 जो है परसेंटेज जो है वो यहाँ पर है। तो विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना ये इसका करेक्ट आंसर है। थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ रिलीजन और वर्शिप, ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 209 देखिए, मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है ना। ये कहां पर पूछा गया है, SSC CGL 2024 का सवाल आपके सामने है कि भाई इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट जो है फंडामेंटल राइट के बारे में गलत लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन देखिए, मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 है मौलिक अधिकारों को कानून द्वारा लागू किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी है मौलिक अधिकार ब्रिटेन के संविधान से लिए गए। ये मेरा सवाल नहीं है, ये SSC CGL 2024 में पूछा गया सवाल आपके सामने, ठीक है। तो आप जानते हो ये ठीक है, 12 से 31 है, 12 से 35 ठीक है, एनफोर्स कर सकते हैं, मैंने आपसे कहा था। और जीवन का अधिकार है आपके, ये इंग्लैंड से ना लेकर के USA से लिए गए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप लोग जो है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक लगाता है, ठीक है। देखो SSC CGL 2024 का सवाल है कि धार्मिक जो शिक्षा है इस पर रोक लगाता है कहां पर, जो भी सरकारी संस्थान आपके वहां पर राज्य जो है ये कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 31, आर्टिकल 29, आर्टिकल 28 और आर्टिकल 30। पूछूं आपसे ABCD, क्या इसका आंसर आने वाला है। मैंने आपसे कहा था आर्टिकल 28 कहता है जो धार्मिक शिक्षा है उसके बारे में बात आर्टिकल 28 करता है ना, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, यदि कोई 12 वर्षीय बच्चा कालीन बनाने वाली एक फैक्ट्री में काम करता पाया गया तो भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस दोस्तों आर्टिकल का उल्लंघन होने वाला है। SSC CGL 2024 में सवाल पूछा गया था आपकी कि एक 12 वर्ष का बच्चा है, कालीन जो बनाने की फैक्ट्री वहां पर काम कर रहा है, तो कौन से आर्टिकल का दोस्तों आपके उल्लंघन हुआ है आपके। तो आप जानते हो आर्टिकल नंबर 24 जो है इसका उल्लंघन हुआ है ना। मैंने कहा था ना कि जो भी कारखाने हैं आपके, जो भी खतरनाक जो आपके कारखाने, वहां पर एक बच्चे को नियोजित नहीं करेंगे जो जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर होगा, ध्यान रखना ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। यह CGL का सवाल आपके सामने, मतदान का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। देखो आपने ये सुना है, अभी ये भी सुना है आपने, ये भी सुना है, आपने ये नहीं सुना कौन सा, मतदान का अधिकार। मतदान का अधिकार हमारे संविधान में है, आर्टिकल नंबर 326 के अंदर है, जो कि सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार की बात करता है, ठीक है। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष के ऊपर है तो आप सभी को वोट देने का अधिकार होगा दोस्तों। ऐसा नहीं कि जिसके पास संपत्ति 2 लाख रुपए होगी वही वोट देगा, ऐसा नहीं है, ठीक है।
सभी के पास में वोट देने का अधिकार होने वाला है, जिसकी भी 18 वर्ष से ऊपर उम्र है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अधिकार कहां पर है? आर्टिकल नंबर 326 में आपको ध्यान रखना है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कौन सी रिट का अर्थ है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को न्यायालय में पेश किया जाए? ठीक है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को न्यायालय में पेश किया जाए, यह कौन सी रिट है? 5 तरह की रिट थी, याद करो। ऑप्शन देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबिस कॉर्पस, परमादेश, मैंडमस, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, अधिकार परीक्षा, क्यों वारंटो। 5 तरह की रिट मैंने आपको पढ़ाई थी। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 32 याद कीजिए, वहां पर मैंने आपसे कहा था कि जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, हैबिस कॉर्पस जो है, व्यक्ति को सशरीर जो है कहां पर उपस्थित करो? कोर्ट के अंदर लेकर आओ। ये आपकी बात थी, हैबिस कॉर्पस। ऑप्शन नंबर 1 याद करो। परमादेश, हम आदेश देते हैं, अगर आप नहीं करोगे ये काम तो हम आपको आदेश दे रहे हैं ना। प्रतिषेध, अपर कोर्ट लोअर कोर्ट को कोई डिसीजन रोकने के लिए, ठीक है। अधिकार परीक्षा, तुम्हें क्या हक था ना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका ठीक आंसर है, बंदी प्रत्यक्षीकरण या फिर हैबिस कॉर्पस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है कि जो अनटचेबिलिटी आपकी उसको रोका गया है, ठीक है। तो आर्टिकल 14, 15, 16, 17, तो आप जानते हो कौन सा होगा? आर्टिकल नंबर 17 इसका आंसर होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है ना। देखो ABCD 4 ऑप्शन है। CGL के अंदर पूछा गया सवाल है कि जो फंडामेंटल राइट है उसमें कौन शामिल नहीं है। क्वेश्चन आपके सामने ये है। पहला है भाषण की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच, विधि के समक्ष समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, संविधान उपचार का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज और निःशुल्क विधिक सहायता, राइट टू फ्री लीगल एड। देखो ये आपको मैंने पढ़ाया आर्टिकल 19(1)(a) में ना, याद कीजिए। ये मैंने आपको पढ़ाया आर्टिकल नंबर 14 में। ये मैंने आपको पढ़ाया आर्टिकल नंबर आपके 32 के अंदर। ये मैंने आपको आज नहीं पढ़ाया, कल मैं आपको पढ़ाऊंगा इसको। आर्टिकल नंबर 39 है ना, फ्री लीगल एड की बात करता है। तो ये DPSP है ना, ऑप्शन नंबर डी DPSP, फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये देखो अगर दोस्तों आपने आर्टिकल 25 को ढंग से नहीं पढ़ा है तो आप इस सवाल को नहीं कर पाओगे ना। देखो ये सवाल देखो, UP PCS में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या है? भारतीय अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? देखिएगा, बौद्ध को, जैन को, पारसियों को, सिख को। बताओ क्या आंसर इसका होने वाला है कि जो आर्टिकल 25 है वो किसे शामिल नहीं करेगा? बौद्ध को, जैन को, पारसी को और सिख को। मैंने आपसे कहा था कि आर्टिकल 25 में केवल दोस्तों यही थोड़ी लिखा हुआ है कि आप जो है अपना धर्म को, किसी भी धर्म को आप अपना सकते हो। इसके अलावा 3 बातें और लिखी हुई हैं। एक तो आपकी लिखा हुआ है सिख धर्म के लोग कृपाण धारण कर सकते हैं, एक जबरदस्ती धर्मांतरण कराना अपराध है, और एक जो है वो हिंदू जहां जहां होगा वहां पर हिंदू के अंदर सिख, जैन और बौद्ध जो है वो अपने आप शामिल होंगे, ठीक है। तो बौद्ध शामिल होगा, जैन शामिल होगा, सिख शामिल होगा, पारसी शामिल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी है ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया ये आपको। अच्छा, कौन कौन इसको ठीक कर देता अब ना, कौन कौन ठीक कर पाता है इसको बताओ? पारसी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है ना। आगे देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? सवाल पूछा है कि भाई आप अपनी पसंद से राइट टू मैरी, आपके पास में अपनी पसंद से किसी व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार है। यह किस आर्टिकल में? आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25, आर्टिकल दोस्तों आपके 29। 4 ऑप्शन आपके सामने। अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार आपके पास है, बशर्ते उसका भी मन होना चाहिए, ठीक। ऐसा नहीं गुरुजी मेरी पसंद है कटरीना कैफ से विवाह करना है और आपने कहा था मेरा मौलिक अधिकार है मेरी पसंद से विवाह करने का अधिकार, ठीक है। ऐसा नहीं चलेगा, रसगुल्ला थप्पड़ मारेगी फेंक के आपके ना। कटरीना कैफ का भी मन होना चाहिए आपसे विवाह करने का, ठीक है। तो ठीक बात है, अगर उसका मन नहीं है तो कुछ नहीं दोस्तों हो सकता है ना, फिर तो आप छोड़िए ना। तो देखो ये बात कहाँ पे लिखी हुई है? आर्टिकल दोस्तों आपके 21 में लिखी है। कहाँ लिख रही है? आर्टिकल 21 में। आपके जीने का अधिकार कहाँ पर है? अरे आपका जीवन का अधिकार यहाँ पर है, ठीक है।
तो राइट टू मैरी भी कहाँ पर हो गया, यहीं पर हो गया, नोट करना ना। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक आंसर हो गया, नोट कीजिए ना। आगे चलिएगा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार प्रदान करता है? ठीक है, देखो माइनॉरिटी जो आपके है वो शैक्षणिक संस्थान को स्थापित, देखो कई लोग है ना कंफ्यूज रहते हैं आर्टिकल 20 और 21 में, आर्टिकल 21 और 22 में ना, आर्टिकल 29 और 30 में, वो ऐसे नॉर्मली याद कर लेते हैं ना। अब यहाँ पर ऑप्शन में आर्टिकल 29 भी दिया गया और आर्टिकल 30 भी दिया गया है, यहाँ दोस्तों मामला कंफ्यूजन वाला हो गया ना भाई। दोनों आर्टिकल है और दोनों आर्टिकल माइनॉरिटी के लिए, तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 29 क्या बोलता है। तो सवाल और टफ बन सकता है कभी एग्जाम में, हो सकता है कहीं एग्जाम में आया भी हो कि आर्टिकल 29 में माइनॉरिटीज की किस बात का उल्लेख नहीं किया गया है, लिपि का, दोस्तों इसके अलावा संस्कृति का, आपके इसके अलावा भाषा का, इसके अलावा शिक्षा का, तो एजुकेशन का उल्लेख नहीं है। सवाल देख रहे हो लेवल, लिपि का उल्लेख है, संस्कृति का उल्लेख है और आपके भाषा का उल्लेख है, किसका नहीं है, शिक्षा का उल्लेख नहीं है। ये कहां पर है, ये आपके आर्टिकल 30 में कहा गया है ना, आर्टिकल 30 में कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी ठीक आंसर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सत्य है? ये बड़ा बताओ, बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, ABCD 4 ऑप्शन आपके सामने। देखो, मूल अधिकार संविधान द्वारा संरक्षित है ना, मूल अधिकारों की प्रकृति स्थायी है, मूल अधिकार वाद योग्य नहीं है, आपातकाल में सभी मौलिक अधिकारों का निलंबन हो सकता है। ये है थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है ना, जो थ्योरी आपको पढ़ाई है उसका स्टेटमेंट फॉर्मेट में क्वेश्चन जो है वो आपके सामने। कई लोग आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 याद कर लेते हैं ना, लेकिन यहाँ पर सवाल फंस जाएगा अगर आ गया तो। ABCD 4 ऑप्शन आपके सामने, बताओ फटाफट से, जो फंडामेंटल राइट है उसके संबंध में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सत्य है, ये पूछा है। देखो मौलिक, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऑप्शन नंबर डी से ना। तो आपातकाल में सभी मौलिक अधिकारों का निलंबन हो सकता है, गलत बात। मैंने साफ साफ कहा था आर्टिकल 20 और 21 का निलंबन नहीं होगा, ये मैंने आपसे कहा था ना, तो ये तो आपके आंसर नहीं होगा। मूल अधिकार से वाद योग्य नहीं है, मैंने अभी तो आपसे कहा भाई, अरे याद करो वाद योग्य है। आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो रसगुल्ला, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है वो आप जाओगे आर्टिकल 32 और 26 के द्वारा, मैंने साफ साफ कहा तो था। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपके स्टेटमेंट गलत हो गया। मौलिक अधिकार की प्रकृति स्थायी है, मैंने आपको साफ साफ लिखा है कि सो मौलिक अधिकार स्थायी नहीं है। मौलिक अधिकार कैसे, अस्थायी। अरे याद करो, मैंने साफ साफ लिखा है तो मौलिक अधिकार अस्थायी हैं, इनका निलंबन हो सकता है। आपको स्टेटमेंट लिखवाया हुआ है ना, आपको लिखवाया स्टेटमेंट की मौलिक अधिकार स्थायी हैं, इन मौलिक अधिकार अस्थायी है, इनका निलंबन हो सकता है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। मूल अधिकार संविधान द्वारा संरक्षित है, बिल्कुल दोस्तों। आर्टिकल 32 मैंने कहा ना आपसे, आर्टिकल 32 जो है, अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ तो आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट आपके मौलिक अधिकारों को वापस दिलवाने की गारंटी प्रदान करता है ना, तो बिल्कुल ठीक बात है ना। तो ये ऑप्शन नंबर 1 आपके ठीक आंसर हो गया, ध्यान रखिए ना। तो बढ़िया क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार में किस आयु वर्ग का उल्लेख किया गया है? विच एज ग्रुप इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन? 0 से 14, 1 से 18, 6 से 14 या सभी के लिए, फॉर ऑल? तो ये सवाल भी आपको इस प्रकार पूछे तो ध्यान रखना है। आर्टिकल 21 से याद कीजिए, राइट टू एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग टू 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002, और यहाँ पर 6 से 14 ईयर्स जो आपकी इसका जिक्र किया गया है, अभी मैंने आपसे कहा भी था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया, 6 से 14 ईयर्स जो आपका ठीक आंसर यहाँ पर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने यहाँ पर दोस्तों ना। तो ये आपकी पहली क्लास जो है मेरी तरफ से यहाँ पर है। अब मेरी बात को सुनिएगा, पहले बताओ पहली क्लास आपको लगी कैसे, है ना। पहले तो ये बताओ आपको, ये जो पहली क्लास थी इसमें 2-3 नई नई चीज़ें थी। जैसे एक तो पहला क्वेश्चन था, पहला पॉइंट तो था कि भाई इसमें कमेंट आपके ऑफ थे ना, कमेंट जो है ये आपके कंटेंट के समय ऑफ थे। ये आपको अजीब तो नहीं लगा कि मैंने कमेंट आपके कंटेंट के टाइम ऑफ कर दिए थे? ऐसा तो नहीं लगा गुरुजी नहीं करना चाहिए, कमेंट चालू करना चाहिए? हमें कमेंट करने की आदत है, हमें उंगली जो है वो करने की आदत होती है, हम उंगली करते ही हैं बीच बीच में ना। तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है आपको, मुझे बताओ। मैंने कमेंट आपको ऑफ किए थे। सेकंड,
PYQs मैंने शामिल करे हैं आपके लिए यहाँ पर, और जो कंटेंट है वो माइंड मैप जो मैंने शामिल करा है। बस आप इस माइंड मैप को लेकर बैठ जाओ और जितनी बातें मैंने कही है सारी बातें आप जो रिवाइज कर सकते हो। इस एक पेज में ही सारी बातें लिखी हुई है ना, एक पेज में सारी बातें आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। ये हमारी पहली क्लास है। कल जो क्लास आपकी होने वाली है वह सुन लीजिए। कल क्लास आपकी नंबर 2 होगी किसकी, आपके एक तो DPSP की होने वाली है, एक संविधान की जो अनुसूची है उनकी होने वाली है, और एक संविधान के संविधान संशोधन जो है इनकी होने वाली है। ये तीनों टॉपिक कल आएंगे, ठीक है। संविधान संशोधन, DPSP, अनुसूची, इन तीनों की क्लास कल आपके सामने आने वाली है शाम को 8 बजे। किस किस की आएगी? DPSP, अनुसूची और संविधान संशोधन, तीनों की क्लास आपके सामने एपिसोड नंबर 2 आने वाला है। अब मेरी बात सुन लीजिए दोस्तों, ये PYQs हैं या GK GS है या 7 फेरों की बुक है, आप सभी के लिए मेरी तरफ से सूचना ये है कि अगर आपको कोई भी मेरी बुक चाहिए दोस्तों, कोई बुक चाहिए, आप सुन लीजिए, जिनको बुक चाहिए वो यहाँ पर रुकने वाले हैं, ठीक है। तो अमेजोन पर 1 जुलाई की तारीख है, अभी से ये ऑफर स्टार्ट हो रहा है अमेजोन के ऊपर, जहाँ पर मेरी जो बुक्स हैं, जिनको हाफ ईयरली बुक चाहिए वो भी सुन के जाना दोस्तों, जिनको बुक उन सभी के लिए ऑफर है। शाम को 8 बजे से आपकी स्टार्ट मतलब हो चुका है, और ये कल रात को 12 बजे तक ये ऑफर रहने वाला है। इसमें आपको हर तरह का कॉम्बो मिलने वाला है। ऊपर लिंक लगा हुआ है, सभी पर डिलीवरी चार्ज फ्री है ना, सभी पर डिलीवरी चार्ज फ्री, और सभी पर जो भी MRP उसमें 50 रुपए के आसपास का डिफरेंस आपको मिलने वाला है। 50 रुपए कम मैंने प्राइस कर दिया, ठीक है, जिसमें हाफ ईयरली और ईयरली दोनों बुक आपके सामने यहाँ पर है। 180 रुपये में आप दोनों बुक ऑर्डर कर सकते हो, या फिर आप जो है देखो दोनों ईयरली, एक की प्राइस 120 रुपये है, दो की प्राइस आपके 240 हो गई है ना, 240 हो गई, और 80 रुपये भेजने का कॉस्ट आपके 320 हो गया। पर आपको ये जो है कल रात 12 बजे तक जो है केवल 200 रुपये में आपको मिलने वाला है। 2 बुक आप ऑर्डर कर सकते हो, सिंगल ऑर्डर नहीं है, 2 बुक का ऑर्डर है। 200 रुपये में आपके पास में जो हाफ ईयरली बुक है मेरी पहुंच जाएगी। ये आपके लिए सूचना यहाँ पर, ठीक है। अगला दोस्तों आपके हाफ ईयरली और गोल्डन, एक मैं जो सारे सवाल करवाता हूँ ना आपको, सारे यहीं पर करवाता हूँ, गोल्डन PYQ से करवाता हूँ ना। तो हाफ ईयरली और गोल्डन PYQ जो बुक है आपकी, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए गए, दोनों बुक का ऑफर जो है 350 रुपये में आपको उपलब्ध है। कोई डिलीवरी चार्ज आपको नहीं देना है, जिसमें 47 रुपीज इनकी MRP है भाई साहब, 470 MRP, 80 रुपये आपके डिलीवरी चार्ज हो गया, 550 रुपये दोनों बुक का चार्ज है। आपको आज जो है केवल 350 रुपये में मिल रहा है। ये दोनों बुक जो है ना ये मिल रही है ऑफर में, ठीक है। हाफ ईयरली और GK GS आपको ये 290 रुपये में आपको ये भी उपलब्ध है। ये भी सेम प्राइस बैठने वाली है, 290 में आपको उपलब्ध है हाफ ईयरली और GK GS, है ना। हाफ ईयरली और 7 फेरे, ये दोनों बुक तो आपके पास में मस्ट रूप से होनी ही चाहिए ना। ये आपको दोनों बुक जो है 290 रुपये में आपके दोनों बुक आपकी ये भी उपलब्ध है, हाफ ईयरली और 7 फेरे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके इंग्लिश वाली जिसको चाहिए, इंग्लिश में GK GS और इंग्लिश में करंट अफेयर्स, ये भी उपलब्ध हैं 320 में ना। और करंट अफेयर्स अगर आपको GK GS आपकी इंग्लिश वाली अकेली चाहिए 245 में आपके उपलब्ध है ना, 245 में ना। दोनों हाफ ईयरली इंग्लिश में चाहिए आपके 200 रुपये में आपके उपलब्ध है, ठीक है। 7 फेरे की सिंगल बुक जो है वो 185 रुपये में उपलब्ध है ना। 7 फेरे की सिंगल बुक 185 में, GK GS 215 में आपको उपलब्ध है सिंगल, और गोल्डन PYQ सिंगल जो आपके 290 रुपये में उपलब्ध है। ये भी सूचना आपके लिए, ठीक है। ये सारे के सारे ऑफर जो मैंने आपसे कहे थे, ये सारे के सारे ऑफर 1 तारीख को 11 ऑफर जो है आपके रात को, कल रात को 12 बजे तक रहने वाले हैं। अगर आपका कोई भी बुक लेने का मन है तो आप ले सकते हो यहाँ से। यह मेरी तरफ से सूचना आपके लिए। बाकी 18 तारीख को आप सभी के लिए, 18 जुलाई को एक क्लास आपके लिए होने वाली है। मेरे बर्थडे वाले दिन जनवरी से जून का पूरा सुपड़ा साफ करने वाला हूँ सुबह 6 बजे, ठीक है। तो जनवरी से जून का पूरा सुपड़ा साफ करंट अफेयर्स का ऐतिहासिक क्लास मेरे बर्थडे वाले दिन सुबह 6 बजे आपके लिए होगी। ये सूचना आपके लिए, और ये क्लास सुबह 6 बजे आपके लिए होने वाली है, ठीक है। हाँ, कोई भी डिलीवरी चार्ज नहीं है, सुन लीजिएगा, कोई भी डिलीवरी चार्ज नहीं है। ये आपके कल दोस्तों, कल 2 तारीख को रात को 12 बजे तक है ना, ये आपके, ठीक है। आप ले सकते हो कोई भी, सारी जो बुक है आपके, सारे ऑफर मैंने लगभग दे दिए हैं। जैसे ही आप लिंक खोलोगे ऊपर तो कंटेंट आपको जो मिलने वाला है, ये आपके लिए सूचना है, ठीक है। हाफ ईयरली हो, चाहे इंग्लिश में हो, चाहे हिंदी में हो, 7 फेरे हैं, GK GS है, गोल्डन PYQ है, सारे ऑफर है। आप अपने हिसाब से देख लेना, जो भी आपको लगे आप ले सकते हो, ठीक है।
चलिए, तो पहली क्लास आपकी समाप्त होती है। ये आपके अर्जुन बैच 2.0 जो है। अच्छा, इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, सुन लीजिए। तो सर इसकी जो पीडीएफ है आपकी, वो मिलने वाली कहाँ पर, इसकी पीडीएफ आपको वही अर्जुन बैच में मिलेगी कल सुबह 8 बजे, है ना। कल सुबह 8 बजे जो है आज की जो क्लास है उसकी पीडीएफ मिलेगी, है ना। कल सुबह 8 बजे आज की क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, और आपके कल वाला जो माइंड मैप, आपके कल वाला माइंड मैप है, ये दोनों चीजें आपको कल सुबह 8 बजे उपलब्ध हो जाएंगी। चलिए भाई, कैसी लगी क्लास बताओ रहे आपके। बर्थडे पे तो क्लास होगी पूरी 5-6 घंटे की जो क्लास है मेरी, वो होने वाली करंट अफेयर्स की, है ना। तो कल हम क्या पढ़ने वाले हैं, कल हम पढ़ने वाले डीपीएसपी और अनुसूची, और आपके इसके अलावा डीपीएसपी, अनुसूची और संविधान संशोधन कल पढ़ने वाले हैं। आप तो ये 30 क्लास जम के ले लो मेरे साथ, बाकी मैं देख लूंगा, ठीक है। कैसी लगी क्लास आपको बताओ आज की, अच्छी लगी क्या। ये सारे ऑफर्स अमेजोन के ऊपर, आपको जो भी बुक ऑर्डर करनी है आप कर सकते हो, सब पे ऑफर है। इससे सस्ती बुक ये कभी भी आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है। अमेजोन पे लिंक पर क्लिक करोगे, ऊपर सारे ऑफर्स खुल जाएंगे, जो भी आपको चाहिए आप ले सकते हो, ठीक है। आपकी मर्जी है, अमेजोन पर ही आपको पे करना है, वहीं पर ऑनलाइन सिस्टम है सारा का सारा। अच्छी लगी, चलो ठीक है। ध्यान रखना अपना, कल सुबह मिलूंगा 6 बजे, यहीं पर आपसे मुलाकात होगी। मैं कल आपसे शाम को 8 बजे यहीं पर आपसे मिलूंगा एपिसोड नंबर 2 में, और ख़तरनाक एपिसोड होने वाला है। आपने मुझसे वादा किया था कि आप अर्जुन बैच की सारी क्लास आप लोगे, और अगर आप अपने वादे पर अटल हो तो ध्यान रखना, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके एग्जाम में इस अर्जुन बैच से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये मेरा आपसे वचन रहा। आप तो बस इस लाइन को ध्यान रखना, अगर आपके दिमाग में इस लाइन की कोई कीमत हो तो इस पूरी क्लास को पूरी शिद्दत से लेना। अगर इस लाइन की कोई कीमत तुम्हारे दिमाग में है, तुम्हारे दिल के अंदर है, मेरी छोड़ो आप, अगर ये तुम्हारे दिमाग में कोई कीमत इसकी अगर है, तो आपका कल रात शाम को 8 बजे यहीं पर वेट करूंगा, अपनी पूरी एनर्जी के साथ में, अपने पूरे जोश के साथ में, अपने पूरे कंटेंट के साथ में आपका यहीं पर वेट किया जाएगा। और लग चुकी है तलम मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, पड़ोसी कहता है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे, कुमार गौरव कहता है देख लेंगे। तो मिलते हैं कल सुबह 6 बजे और शाम को 8 बजे अर्जुन बैच के अंदर। जय हिंद, थैंक यू।